हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की पुस्तक से खंड ग मूल्यांकन से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। और प्रश्नों से ज़्यादा अगर हम देखें तो ये जो सेक्शन है मूल्यांकन वाला, इस सेक्शन में प्रश्न के माध्यम से चीज़ों को जानने से बेहतर है तथ्यों के रूप में ही जाने। जिस तरीके से पुस्तक में यह दिया गया है उसी रूप में मैंने इसे यहाँ रखा है, बस बुलेट पॉइंट पर वो चीज़ें आपके सामने आएंगी। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इस पुस्तक से हमने खंड क हिंदी गद्य का स्वरूप और विकास, खंड ख हिंदी गद्य की विधाओं का विकास, जो आपके लिए महत्वपूर्ण सेक्शन है, और इसके बाद अगर हम देखें तो तीसरा सेक्शन खंड ग है। ठीक है, तो हमने खंड ग को प्रारंभ किया था जिसमें हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद तक के प्रश्नों को देख लिया था। आज हम जयशंकर प्रसाद से संबंधित प्रश्नों को तथ्यों को जानेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो सेक्शन है वो प्रश्नों के रूप में आपके सामने ना आकर तथ्यों के रूप में ही आएगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो आज का यह जो सेक्शन है वो जयशंकर प्रसाद पर पूरी तरीके से केंद्रित होगा। तो सभी तथ्यों को, जो भी इनकी रचनाएं हैं, इनकी जो लेखन शैली है, उन पर आधारित जो तथ्य हैं उनको आप ध्यान से देखेंगे। और कभी कभी प्रश्न इन्हीं सब में से बनते हैं। ठीक है, जितने भी रचनाओं का आपको उदाहरण यहाँ दिया जाएगा, हो सकता है उन्हीं में से कोई प्रश्न आपसे कथन के रूप में पूछ लिया जाए। तो इस सेक्शन को खासकर जब खंड ग आप कर रहे हैं तो इसको आप विशेष रूप से ध्यान देंगे कि जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो आप याद रखेंगे, महत्वपूर्ण कथन याद रखेंगे, महत्वपूर्ण रचनाओं से उद्धृत जितनी भी पंक्तियां हैं उनको भी आप ध्यान देंगे। तो बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो सबसे पहला जो तथ्य पुस्तक में दिया है वो है हिंदी गद्य के परिष्कार के पश्चात उसमें संयम और गांधीर्य का समावेश हो चुका था। छायावादी युग में अलंकरण, प्रयोग, वक्रता, सूक्ष्मता, काव्यात्मकता, वाक्य भंगिमा तथा तरल प्रवाह का सन्निवेश भी उसमें हुआ। प्रसाद ने इस युग का प्रतिनिधित्व किया। तो अगर हम देखें तो छायावाद युग जो प्रारंभ हुआ है उसमें क्या क्या विशेषताएं थी? अलंकरण थी, प्रयोग वक्रता थी, सूक्ष्मता थी, काव्यात्मकता थी, वाक्य भंगिमा थी। इन सब के साथ साथ अगर देखें तो इस युग का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे? जयशंकर प्रसाद। अगला तथ्य है गद्यकार प्रसाद निबंध लेखक, नाटक सृष्टा, कथाकार, उपन्यास प्रणेता, गद्य काव्यकार तथा चंपूकार के रूप में भी सामने आते हैं। तो अगर हम इनके व्यक्तित्व को देखें तो कई अलग अलग रूपों में हमको दिखते हैं, यानी कवि के रूप में भी दिखते हैं, गद्यकार के रूप में भी दिखते हैं, कथाकार के रूप में भी दिखते हैं, और नाटक सृष्टा के रूप में भी हमें प्रसाद जी नजर आते हैं। तीसरा तथ्य है प्रसाद प्रधानतः कवि हैं। उनके निबंध उनके काव्य सिद्धांतों का विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। नाटकों में प्रसाद के कवि ने संस्कृत, दर्शन और इतिहास की पृष्ठभूमि में वर्तमान जीवन का मूल्यांकन किया है। कथाकार के रूप में भी वे भावों का द्वंद्व चित्रण करते हुए कवि कर्म का ही प्रसार करते हैं। उनके उपन्यासों में आदर्शवादी कवि ने जीवन के खुरदरे यथार्थ को छूने की चेष्टा की है। अब अगर हम देखें तो कवि के रूप में जो हम प्रसाद को देखते हैं तो वहाँ पे आप देखोगे कि वहाँ संस्कृति है, दर्शन है, इतिहास की पृष्ठभूमि के रूप में वर्तमान जीवन का वो मूल्यांकन करते हैं। अगर हम कथाकार के रूप में अगर उनका मूल्यांकन करना चाहें तो हम वहाँ देखते हैं कि भावों का जो द्वंद्व है मनुष्य के भीतर जो चल रहा है, या कवि कर्म मनुष्य का जो द्वंद्व चल रहा है वो भी हमको वहाँ कवि कर्म के रूप में ही दिखाई देता है। ठीक है, कथाकार के रूप में भी वो अपने कवि कर्म की ही भूमिका निभाते हुए दिखाई देते हैं। उपन्यासकार के रूप में अगर हम देखें तो वो क्या कर रहे हैं? आदर्शवादी कवि है, और उन्होंने क्या कोशिश की है कि जीवन के जितने खुरदुरे यथार्थ हो सकते हैं उसको सामने लाया जाए। तो उपन्यासकार के रूप में, कथाकार के रूप में और कवि के रूप में इन्होंने अपनी जो भूमिका निभाई है उसमें हमको विविधता दिखाई देती है। अगला जो तथ्य है वो है गद्य काव्य और चंपू कवि प्रसाद के भावों और कल्पना चित्रों के गुम्फन हैं। इस प्रकार प्रसाद के संपूर्ण गद्य साहित्य में उनका कवि रूप ही आच्छादित है। फिर भी इस गद्य साहित्य की महिमा, महत्ता और मूल्य है। एक सेकेंड, हम इस तथ्य को फिर से देख लेते हैं। अगर हम गद्य काव्य और चंपू कवि प्रसाद के भावों और कल्पना चित्रों के गुम्फन हैं। एक सेकेंड, हाँ, गद्य काव्य और चंपू कवि प्रसाद के भावों और कल्पना चित्रों के गुम्फन हैं। अगर हम कवि यहाँ पर नहीं होना चाहिए, चंपू काव्य होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम गद्य काव्य और चंपू काव्य होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पुस्तक में भी कवि लिखा हुआ है जो मुझे लग रहा है सही नहीं है। ठीक है, तो दोनों रूपों में अगर हम देखें तो वहाँ पे कल्पना चित्रों के गुम्फन के रूप में
पंत जी वहाँ चीज़ों को दर्शा रहे हैं और उसका वर्णन कर रहे हैं। इस प्रकार प्रसाद के संपूर्ण गद्य साहित्य में उनका कवि रूप ही आच्छादित है। यानी अगर हम उपन्यासकार के रूप में भी देखें या नाटककार के रूप में भी देखें, तब भी वहाँ पे कवि जो रूप है उनका वो कहीं ना कहीं उस पर हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। उनका कवि रूप ही आच्छादित है। फिर भी इस गद्य साहित्य की महिमा, महत्ता और मूल्य है। अगर हम देखें फिर भी इस लिख दिया गया है, तो अगर यहाँ पे शब्द प्रॉपर होना चाहिए इनके, फिर भी इनके गद्य साहित्य की महिमा अलग है और उसकी जो महत्ता और मूल्यता है वो देखा जाए तो मूल्यांकन की दृष्टि से वो अलग महत्व रखती है। यानी कविताओं की बात अगर हम छोड़ दें तो गद्य भी इनका महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसमें भी कई चीज़ें हैं जिसको हम जान सकते हैं। अब अगर देखें तो हमने कथाकार प्रसाद के विषय में जान लिया, निबंधकार प्रसाद के विषय में जाना, मतलब व्यक्तित्व के इन रूपों को हमने जान लिया। अब हम देखेंगे कि निबंधकार के रूप में प्रसाद जी किस तरीके से हैं, नाटककार के रूप में प्रसाद जी किस तरीके से हैं और उपन्यासकार के रूप में प्रसाद जी किस तरीके से है। तो सबसे पहला जो शीर्षक है वो निबंधकार प्रसाद के रूप में है। तो सबसे पहला जो तथ्य है वो ये है कि प्रसाद के निबंधों की मुख्य 3 कोटियाँ हैं, ठीक है। आपके सामने है यहाँ पे सामान्य साहित्यिक निबंध, यानी निबंध जब वो लिख रहे हैं तो निबंध के 3 रूप हमको दिखाई देते हैं। जब हम उसका मूल्यांकन करते हैं प्रसाद के निबंधों का, तो हम देखते हैं कि वहाँ सामान्यतः अगर देखें तो साहित्यिक निबंध एक श्रेणी है दिखाई देती है, दूसरी ऐतिहासिक विषयों पर लिखे गए निबंध है और तीसरी साहित्य समीक्षा से संबंधित निबंध है, ठीक है। एक सामान्य साहित्य के रूप में है और एक साहित्य की समीक्षा के रूप में है। तो 3 अलग अलग कोटियाँ हमको दिखाई देती हैं प्रसाद के निबंधों में। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो पहला जो इसका जो सेक्शन है यानी सामान्य साहित्यिक निबंध, तो इसको अगर हम देखें तो सबसे पहले इसी की चर्चा कर लेते हैं। सामान्य साहित्यिक निबंध इंदु त्रैमासिक पत्रिका थी के लिए समय समय पर लिखे गए। अब जो ये सामान्य साहित्यिक निबंध उन्होंने लिखे हैं वो कब लिखे हैं और किस पत्रिका के लिए लिखे हैं? इंदु के लिए लिखे हैं। और जो इंदु पत्रिका है वो क्या है? एक त्रैमासिक पत्रिका है, ठीक है। ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण तथ्य हो गया। आगे हम देखें इसी में एक और तथ्य क्या है, इनकी रचना 1909 से 1912 के बीच हुई थी। यानी साहित्यिक निबंध की अगर हम बात करें तो साहित्यिक निबंधों की जो रचना थी वो 1909 से 1912 के बीच में हमको दिखाई देती है। और अगर हम इसकी विषयों की बात करें तो प्रकृति सौंदर्य, भक्ति, हिंदी साहित्य सम्मेलन, चंपू, कवि और कविता, कविता रसास्वाद, मौर्य का राज्य परिवर्तन, सरोज, हिंदी कविता का विकास, ये निबंध इंदु में प्रकाशित हुए थे। अब सामान्य साहित्यिक निबंध में कौन कौन से निबंध हैं जो इंदु में प्रकाशित हुए थे? तो ये निबंधों के नाम हैं, ठीक है। प्रसाद के ये निबंध हैं जो सामान्य साहित्यिक निबंध हैं और ये सभी निबंध 1909 और 1912 के बीच लिखे गए हैं और यह इंदु पत्रिका में प्रकाशित है। तो कौन कौन से निबंध हैं? पहला है प्रकृति सौंदर्य, दूसरा है भक्ति, तीसरा है हिंदी साहित्य सम्मेलन, चौथा है चंपू, पांचवा है कवि और कविता, छठा है कविता रसास्वाद, सातवां है मौर्य का राज्य परिवर्तन, आठवां है सरोज, नौवां है हिंदी कविता का विकास। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये निबंधों के नाम हैं प्रसाद के जो साहित्यिक निबंध है सामान्य। अब अगर हम इन निबंधों की विशेषता देखें तो इनमें भावुक और कल्पनाशील प्रसाद के दर्शन होते हैं। अभी उनके व्यक्तित्व में चिंतन की गंभीरता नहीं आई थी। चूँकि सामान्य साहित्यिक निबंध है तो ये चीज़ हमको दिखाई देती है कि प्रारंभिक निबंधों में उस तरीके की जो गंभीरता है वो हमको दिखाई नहीं देती, लेकिन इसमें भावुक और कल्पनाशील प्रसाद हमको दिखाई देते हैं। दूसरा जो निबंध था वो क्या था? दूसरा कोटि जो था वो दूसरी कोटि जो थी वो थी ऐतिहासिक विषयों पर लिखे गए निबंध। अगर हम इसको देखें तो प्रसाद के ऐतिहासिक विषयों पर लिखे गए निबंध प्रायः उनके ऐतिहासिक नाटक विशाख, अजातशत्रु, राष्ट्रीय, स्कंदगुप्त, जन्मेजय का नागयज्ञ, ध्रुवस्वामिनी की भूमिका के रूप में प्रस्तुत है। अगर हम देखें तो इनका जो ऐतिहासिक नाटक हैं इनकी भूमिका के रूप में उन्होंने निबंध लिखे हैं। स्वतंत्र रूप से केवल 2 निबंध लिखे गए हैं। अगर हम स्वतंत्र रूप से देखें कि जो इनके नाटक पर आधारित ना हो तो वो हैं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और आर्यावर्त का प्रथम सम्राट इंद्र। ये 2 निबंध हैं ऐतिहासिक संबंधित। और अगर हम देखें कि उन्होंने नाटक की भूमिका के रूप में जो निबंध लिखे हैं वो क्या है? विशाख है, अजातशत्रु है, राष्ट्रीय है, स्कंदगुप्त है, जन्मेजय का नाग है। ये 4-5 ऐसे नाटक हैं जो इन्होंने लिखे हैं और इन्हीं के भूमिका के रूप में इन्होंने कई निबंध लिखे हैं, ठीक है। और अगर हम स्वतंत्र रूप से देखें तो जो नाटक से इतर जो उन्होंने ऐतिहासिक निबंध लिखे हैं वो है सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। तो प्रश्न अगर पूछा जाए सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य निबंध किनका है तो आप उत्तर क्या करेंगे? प्रसाद। या आर्यावर्त का प्रथम सम्राट इंद्र, ठीक है। तो ये भी जो अगर हम देखें तो निबंध किनका है? ये प्रसाद जी का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
प्रसाद इंद्र के चरित्र को भी आधार बनाकर एक ऐतिहासिक नाटक लिखने वाले थे। बहुत संभव है यह निबंध उसकी भूमिका का रूप लेता। तो अगर हम देखें तो इंद्र वाला जो ये वाला जो निबंध है, यानी आर्यावर्त का प्रथम सम्राट इंद्र, इस जो निबंध है इस निबंध पर आधारित उन्होंने सोचा था कि वो एक नाटक भी लिखेंगे। अब जब नाटक लिखते तो ये क्या हो जाता, उसकी एक भूमिका के रूप में हमको दिखाई देता। तो ये निबंध भी प्रसाद का हमें दिखाई देता है। अगला है कामायनी का आमुख, भी एक प्रकार से कामायनी के कथा सूत्रों की ओर संकेत करने वाला एक ऐतिहासिक निबंध ही है। अब अगर हम देखें तो कामायनी का आमुख ये भी क्या है, एक ऐतिहासिक निबंध की श्रेणी में आता है। ये प्रसाद जी का निबंध है और इन्होंने कामायनी के कथा सूत्रों का संकेत इसमें दिया है। तो अगर इसको भी देखें तो वो ऐतिहासिक निबंध के रूप में है, लेकिन उन्होंने अपने काव्य रचना का एक तरीके से उसकी भूमिका इस रूप में प्रस्तुत की है। इन निबंधों में प्रसाद का अन्वेषक सजग रहा है, उनका कवि रूप पीछे रह गया है। इनकी शैली इतिवृत्तात्मक, गवेषणा प्रधान तथा यौक्तिक है। यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि प्रसाद ने मात्र इतिहास के अन्वेषण के लिए ऐतिहासिक सूत्रों का विश्लेषण नहीं किया है, उनकी दृष्टि वर्तमान पर केंद्रित रही है। इतिहास से उन्होंने शक्ति और प्रेरणा ली है। उनके ऐतिहासिक निबंध इतिहास के पुनरुत्थान के लिए लिखे गए हैं। तो हमने प्रसाद जी निबंधकार प्रसाद के रूप में अगर देखा तो 3 कोटियां हैं उनके निबंधों की। पहला था सामान्य साहित्यिक निबंध और दूसरा था ऐतिहासिक। तो हमने दोनों देख लिया। अभी तीसरा जो है वो समीक्षा से संबंधित है, साहित्य समीक्षा से संबंधित है। तो तीसरा वाला जो है इसमें है प्रसाद जी के साहित्य समीक्षा निबंध में काव्य और कला है। ठीक है, आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, इसलिए आप इनको याद रखेंगे कि कौन कौन से ऐसे निबंध है। काव्य और कला है, रहस्यवाद है, रस है, नाटकों में रस है, नाटकों में रस का प्रयोग है, नाटकों में आरंभ है, रंगमंच है, आरंभिक पाठ काव्य है तथा यथार्थवाद और छायावाद। ये सभी नाटक जो है पहले हंस में प्रकाशित हुए थे, बाद को पुस्तककार, ठीक है, बाद में क्या किया गया, इन सभी निबंधों को किस रूप में प्रस्तुत कर दिया गया, काव्य और कला तथा अन्य निबंध। प्रसाद की एक रचना है काव्य और कला तथा अन्य निबंध। आपके लिए महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। अगर प्रश्न पूछा जाए काव्य और कला तथा अन्य निबंध किसकी रचना है, तो किसकी रचना है ये रचना है प्रसाद जी की। और इस निबंध यानी इस पुस्तक में देखा जाए तो यह निबंध संग्रह है और इस निबंध संग्रह में ये निबंध संकलित हैं। और ये निबंध पहले किस रूप में संकलित हुए थे, पत्रिका के रूप में संकलित हुए थे हंस पत्रिका में। ठीक है, जब पुस्तक आकार हुआ तो उसका नाम क्या रखा गया, काव्य और कला तथा अन्य निबंध। फिर से एक बार देख लेते हैं कौन कौन से निबंध थे इसमें। काव्य और कला है, रहस्यवाद है, रस है, नाटकों में रस का प्रयोग है, नाटकों में आरंभ है, रंगमंच है, आरंभिक पाठ काव्य है, यथार्थवाद और छायावाद है। ठीक है, इन निबंधों में प्रसाद जी का साहित्य शास्त्र का अनुशीलन प्रकट हुआ है। उनकी निजी मान्यताएं प्रौढ़तम रूप में इन निबंधों में द्रष्टव्य हैं। जिन महत्वपूर्ण बातों की ओर प्रसाद साहित्य शास्त्रियों का ध्यान आकृष्ट करना चाहते थे वे निम्नलिखित हैं। अब अगर हम देखें तो काव्य और कला तथा अन्य निबंध में अगर हम देखें तो इस पुस्तक में जिन महत्वपूर्ण तथ्यों को वो रेखांकित करना चाहते थे वो कौन कौन से हैं, वो हम देख लेते हैं कि वो क्या कुछ बताना चाहते थे इस पुस्तक के माध्यम से। ठीक है, तो वो सबसे पहले काव्य के विषय में लिखते हैं। ठीक है, काव्य के विषय में क्या लिखे, जिन महत्वपूर्ण बातों की ओर प्रसाद साहित्य शास्त्रियों का ध्यान आकृष्ट करना चाहते थे वे निम्नलिखित हैं। सबसे पहले वो काव्य के संदर्भ में कहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण मान्यता काव्य की परिभाषा के संबंध में है। प्रसाद के अनुसार काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं। महत्वपूर्ण कथन है काव्य के संबंध में। जो प्रसाद का यह कथन है यह आपके लिए महत्वपूर्ण है, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, तो आपके लिए ये स्टार वाला प्रश्न हो सकता है। ठीक है, तो काव्य से संबंधी इनकी ये मान्यता थी। दूसरा जो है अपनी परिभाषा को स्पष्ट करते हुए वे आगे कहते हैं कि काव्य को संकल्पात्मक मूल अनुभूति कहने से मेरा जो तात्पर्य है उसे भी समझ लेना होगा। आत्मा की मनन शक्ति की वह असाधारण अवस्था जो श्रेय सत्य को उसके मूल चारित्व में सहसा ग्रहण कर लेती है, काव्य में संकल्पात्मक मूल अनुभूति कही जा सकती है। अब आगे वो संकल्पनात्मक अनुभूति को विस्तार देते हैं और यह कथन भी जो है वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि कथन को यहाँ से ना पूछकर, यानी काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति यहाँ से ना पूछकर आत्मा की मनन शक्ति से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये कथन किसका है। तो आपको ये याद रखना है कि ये जो शब्द है ये शब्द ही प्रयोग किया है किसने, प्रसाद ने। तो जब भी ये जो शब्द आएगा तो आप इससे अंदाज़ा लगा लेना कि ये प्रसाद का कथन है। ठीक है, और अगर याद रहता है तो बेहतर है, और अगर याद ना रहे तो आप शब्द के ज़रिए भी इस
का आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही कथन आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। काव्य से संबंधित है, प्रसाद का ये कथन है। अगला है, मनन शक्ति की असाधारण अवस्था से उनका तात्पर्य युगों की समष्टि अनुभूतियों एवं अंतर्निहित शाश्वत चेतनता से है। इस प्रकार प्रसाद की दृष्टि में शाश्वत चेतनता जब श्रेय ज्ञान को मूल चारित्व में ग्रहण करती है तब काव्य का सृजन होता है। अगला वो कहते हैं कि प्रसाद जी आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति यानी शाश्वत चेतनता की दो धाराएं मानते हैं। प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है कि प्रसाद जी के अनुसार संकल्पनात्मक अनुभूति या शाश्वत चेतनता, दोनों शब्द का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है, तो आप इन दोनों शब्दों पे गौर करेंगे कि इनकी दो धाराएं प्रसाद के अनुसार कौन कौन से हैं। तो पहला है काव्य धारा और दूसरा है दार्शनिक धारा। ठीक है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रसाद जी संकल्पात्मक अनुभूति की कितनी धाराएं मानते हैं, तो दो धाराएं मानते हैं, काव्य धारा और दार्शनिक धारा, और इन दोनों में तत्वतः अभेद मानते हैं। ठीक है, दोनों में क्या है, तत्वतः अभेद है। इस प्रकार प्रसाद जी काव्य को सर्वोच्च आध्यात्मिक भूमि पर प्रतिष्ठित करते हैं। ठीक है, तो जहाँ जहाँ महत्वपूर्ण जो कथन हैं और जो तथ्य हैं वो आप रेखांकित करते जाइएगा और उसको याद रखेंगे। दूसरी जो चीज़ हमको दिखाई देती है काव्य कला तथा अन्य निबंध वाले सेक्शन जो पुस्तक है उसमें वो रहस्यवाद के विषय में बताते हैं। तो रहस्यवाद के विषय में वो क्या बता रहे हैं कि रहस्यवाद के विषय में कहते हैं कि प्रसाद जी की दूसरी महत्वपूर्ण मान्यता रहस्यवाद के संबंध में है। उनके अनुसार काव्य में आत्मा की संकल्पनात्मक मूल अनुभूति की मुख्य धारा रहस्यवाद है। युगों की समष्टि अनुभूतियों में अंतर्निहित शाश्वत चेतना जब सत्य को उसके मूल चारित्व में ग्रहण करती है तब रहस्यवाद की सृष्टि होती है। अगला है, इस रहस्यवाद को पूर्णतः भारतीय मानते हुए प्रसाद जी इसका विकास वैदिक काल के उषा और नासदीय सूक्तों में, अधिकांश उपनिषदों में, शैव शाक्तादि आगमों में तथा आगे चलकर शैव धारा से प्रभावित सहजानंद के उपासक नागप्पा, कन्हप्पा आदि सिद्धों में मानते हैं। तो अगर हम देखें तो इसका जो विकास वो रहस्यवाद का मानते हैं वो कहाँ से मानते हैं, वैदिक काल से मानते हैं, और वैदिक काल से वो फिर सिद्धों में यह प्रक्रिया पूरी तरीके से आगे बढ़ते हुए देखते हैं। ठीक है, तो किस किस रूप में ये रहस्यवाद आगे बढ़ता है ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा प्रसाद के अनुसार। अगला तथ्य वो कहते हैं कि प्रसाद जी ने रहस्यवाद की जो व्याख्या की है उसके अनुसार काव्य की मूल चेतना रहस्यवाद ही है। तो काव्य की मूल चेतना रहस्यवाद है, यह किसने माना है, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपके लिए उत्तर क्या हो जाएगा, प्रसाद जी। ठीक है, जो तथ्य इन्होंने मान्यताएं जो दी हैं वो आप याद रखेंगे। काव्य के लिए इन्होंने अपनी मान्यता दी है, रहस्यवाद को लेकर इन्होंने मान्यता दी है। तो कभी भी जब आप किसी रिसर्च पेपर को लिख रहे होते हैं या कभी आप आंसर राइटिंग कर रहे होते हैं तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि प्रसाद के रहस्यवाद को आप किस तरीके से देखते हैं या प्रसाद की काव्य दृष्टि को आप किस तरीके से देखते हैं, तो आप यहाँ से इन तथ्यों को क्या कर सकते हैं, कोट कर सकते हैं। ठीक है, तो कभी कभी जो डिस्क्रिप्टिव वाले जो आंसर हैं उसके लिए भी ये सेक्शन आपके लिए क्या हो जाएगा, महत्वपूर्ण हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव ही नहीं, डिस्क्रिप्टिव में भी आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो अगला तथ्य क्या है, उनके लिए रहस्यवाद और आनंदवाद पर्याय हैं। आनंदवाद का विरोधी विवेकवाद है। ठीक है, तो अगर प्रश्न पूछा जाए प्रसाद के लिए रहस्यवाद का पर्याय क्या है, तो उत्तर क्या होगा, आनंदवाद, और इसका विरोधी तत्व कौन सा है, तो वो होगा क्या, विवेकवाद। ठीक है, यह भी आपके लिए एक तथ्य के रूप में आ रहा है। तथ्य अगला है, विवेकवादी साहित्य के मूल में बौद्धों का दुखवादी चिंतन है। अब अगर हम विवेकवादी साहित्य की बात करें तो वहाँ पे क्या है, बौद्धों का दुखवादी चिंतन है। पौराणिक धर्म के विकास काल में रामत्व की प्रतिष्ठा विवेकवादी चिंतन का परिणाम है, किंतु कृष्ण के रसरूप की प्रतिष्ठा में प्राचीन आनंदवाद का सामंजस्य किया गया है। अगला है, प्रसाद जी के अनुसार आधुनिक युग का रहस्यवाद उसी प्राचीन आनंदवादी रहस्यवाद का स्वाभाविक विकास है, यह भारत की निजी संपत्ति है। ठीक है, तो आधुनिक युग का जो रहस्यवाद है वो आनंदवादी रहस्यवाद का ही स्वाभाविक विकास है। इस संदर्भ में ज्ञातव्य है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद को सामी पैगंबरी मतों से संबद्ध किया है। उनके अनुसार इन मतों में अद्वैत की प्रतिष्ठा बौद्धिक आधार पर नहीं हो सकी थी, इसलिए भावना के क्षेत्र में रहस्यानुभूति के माध्यम से परम तत्व के साथ अभेद स्थापना की प्रवृत्ति का विकास हुआ है। तो शुक्ल जी के अनुसार अगर हम देखें तो रहस्यवाद क्या है, सामी पैगंबरों से संबंधित है। अगला है, आचार्य शुक्ल के अनुसार प्राचीन आर्य काव्य में रहस्यवाद का नाम तक नहीं है। प्रसाद जी ने अपनी स्थापनाओं द्वारा आचार्य शुक्ल की रहस्यवादी मान्यताओं का सबल सतर्क इतिहास सम्मत उत्तर दिया है। यानी अगर हम शुक्ल जी देखते हैं तो शुक्ल जी क्या कह रहे हैं कि रहस्यवाद जो है उसका पौराणिक चीज़ों से कोई उसका ताल्लुक नहीं है, लेकिन वहीं अगर हम देखें तो प्रसाद जी अब एक अपनी गवेषणात्मक दृष्टि के जरिए क्या करते हैं, उन सभी स्थापनाओं को खंडित करते हैं शुक्ल जी की, और बताते हैं कि कैसे इसका जो संबंध है वो वेदों और पुराणों से है। तो प्राचीन जो काव्य हैं उससे संबंधित है रहस्यवाद, इसको स्थापित कौन कर रहे हैं, प्रसाद जी। और इनको इनकार किसने किया था कि इससे कोई जुड़ाव नहीं है, वो कह रहे थे शुक्ल जी। ठीक है, तो यहाँ आपके लिए ये कथन जो है और ये जो सेक्शन है रहस्यवाद की जो मान्यता है यह आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रसाद जी ने शुक्ल जी का खंडन किया है या उनकी स्थापनाओं पर
एक तरीके से तर्क अपना प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न कह रही हूँ, अगली जो मान्यता है प्रसाद की, वो कला को लेकर है। ठीक है, अब कला के संदर्भ में प्रसाद जी क्या मानते हैं, यह भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप विभिन्न आलोचकों को जब आप पढ़ते हैं तो कोशिश करना क्या है कि वो उन्होंने किन किन विषयों को आधार बनाकर आलोचना को प्रस्तुत किया है, या जब वो समीक्षा कर रहे हैं तो किन किन विषयों को वो छूते हुए जा रहे हैं। ठीक है, स्पर्श किन किन विषयों का किया है। तो आप एक एक जगह अगर चाहें तो कभी तुलनात्मक रूप से भी आप इस चीज़ को दर्शा सकते हैं, या फिर अगर आपको एक बेहतर आंसर तैयार करना है या एक बेहतर शोध पत्र तैयार करना है तो वहाँ पर भी आप इस चीज़ को दिखा सकते हैं या फिर अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो कला के संबंध में प्रसाद जी की मान्यता क्या है कि प्रसाद जी की कला विषयक मान्यता भी महत्वपूर्ण है। वे कला को पाश्चात्य मान्यताओं के आधार पर नहीं देखते हैं। उनके अनुसार काव्य विद्या है और कला क्या है, उसकी उपविद्या है। प्रश्न अगर पूछा जाए काव्य विद्या है और कला उपविद्या, ये किसने कहा है, तो क्या उत्तर होगा, प्रसाद जी। ठीक है, आगे क्या कहते हैं, वे केवल मूर्ताधार की सूक्ष्मताओं को लेकर कला की उच्चता या हीनता का निरूपण नहीं करना चाहते। उपविद्या या कला भारतीय दृष्टि से शास्त्रीय नियमों की जानकारी के बल पर सीखी जा सकती है। विद्या के संस्कार प्रातिभ और सहजात होते हैं। समस्या पूर्ति को कला के अंतर्गत स्वीकार करने का कारण यह है कि उसे छंद शास्त्र के नियमों के आधार पर अभ्यास से सिद्ध किया जा सकता है। वास्तु निर्माण, मूर्ति और चित्र रचना को आदि को शिल्प कहा जाता है। तो कला के संदर्भ में जो इनकी व्याख्या है यह भी आपके लिए क्या हो जाएगी, महत्वपूर्ण हो जाएगी। आगे वो कहते हैं कि प्रसाद जी आगम साहित्य के अनुशीलन के आधार पर कला की दूसरी व्याख्या देते हैं। उनके अनुसार कला स्व को कलन करने या रूपायित करने का एक माध्यम है। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कला को स्व को कलन करने या फिर रूपायित करने की क्रिया कहा गया है, तो यह किसका मंतव्य है या किसका यह कथन है, तो प्रसाद जी का यह कथन है। इस दृष्टि से उसका संबंध आत्मानुभूति से हो जाता है। उनके अनुसार अभिव्यक्ति की पूर्णता कला चेतना की वस्तु है, किंतु आत्मानुभूति की तीव्रता अभिव्यक्ति को कलात्मक बना देती है। इस प्रकार कला का अनुभूति और अभिव्यक्ति दोनों से अंतर्वर्ती संबंध है। तो कला का अनुभूति और अभिव्यक्ति से किस प्रकार से संबंध है, ये बात इन्होंने इस तथ्य के माध्यम से जाहिर की है। ठीक है, तो आप एक बार फिर से इसको पढ़ लीजिएगा। अगली जो मान्यता है वो सौंदर्यानुभूति को लेकर है। सौंदर्यानुभूति को अगर हम देखें तो पहला तथ्य क्या है, प्रसाद जी ने सौंदर्यानुभूति के संबंध में मार्मिक विचार व्यक्त किए हैं। उनके अनुसार रूप के अभाव में सौंदर्य बोध नहीं हो सकता। रूपत्व मूर्त भी होता है और अमूर्त भी होता है। वायु और अंतरिक्ष अमूर्त हैं, उनकी चक्षुष प्रतीति नहीं होती, किंतु उनकी भी रूपानुभूति हृदय को होती है। रूप ग्रहण की सामर्थ्य हृदय में है। प्रसाद जी सौंदर्यानुभूति को भारतीय दर्शन के अभेदवाद पर आधारित मानते हैं। भारतीय दर्शन मूर्त और अमूर्त में भेद नहीं करता। विश्व मूर्त है, ब्रह्म अमूर्त है, किंतु विश्व ब्रह्म रूप ही है। उनके अनुसार ग्रीस द्वारा प्रचलित पश्चिमी सौंदर्यानुभूति मूर्त का ही विश्लेषण करती है। भारतीय चिंतन के अनुसार मूर्त और अमूर्त की सौंदर्यबोध संबंधी दो धारणाएं अधिक महत्व नहीं रखती हैं। ठीक है, इन्होंने काव्य कला और अन्य निबंध में ही इस तथ्य को रेखांकित किया है। ठीक है, ग्रीस और भारतीय दोनों दृष्टियों की तुलना करते हुए वे कहते हैं कि ग्रीस द्वारा प्रचलित पश्चिमी सौंदर्यानुभूति बाह्य को मूर्त की विशेषता देकर उसकी सीमा में ही उसे पूर्ण बनाने की चेष्टा करती है, और भारतीय विचारधारा ज्ञानात्मक होने के कारण मूर्त और अमूर्त का भेद हटाते हुए बाह्य और आभ्यंतर का एकीकरण करने का प्रयत्न करती हैं। निस्संदेह प्रसाद का यह विवेचन उनके गंभीर दार्शनिक चिंतन का परिणाम है। तो अगर हम देखें तो मूर्त सौंदर्यानुभूति को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है, यह आप इस तथ्य के माध्यम से जान सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण कथन हैं और किस पुस्तक से लिया गया है यह भी आपको बता दिया है कि ओवरऑल अगर हम देखें तो इनके निबंध संग्रह जो है काव्य कला तथा अन्य निबंध, इसी में यह मान्यताएं दी गई हैं। अगली मान्यता है आदर्शवाद और यथार्थवाद को लेकर। तो प्रसाद जी का यह जो आदर्शवाद और यथार्थवाद है, इससे भी संबंधित प्रश्न कई बने हैं और कई बार यह प्रश्न पूछे भी गए हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। पहला तथ्य है इसमें प्रसाद जी ने यथार्थवाद के संबंध में कुछ विस्तार से विचार किया है। आदर्शवाद के संबंध में प्रासंगिक रूप से कुछ कह दिए हैं। उनके अनुसार आदर्शवाद क्या है, समाज को कैसा होना चाहिए यही आदेश करता है। तो प्रश्न अगर पूछा जाए कि आदर्शवाद की परिभाषा है किसने दी है, कि समाज को कैसा होना चाहिए यही आदर्श है, यही आदेश करता है। तो यह जो आदर्शवाद की परिभाषा है किसने दी है, तो प्रसाद ने दी है। ठीक है, आगे देखो, आगे वो क्या कहते हैं, आगे कहते हैं कि रामायण में आदर्शवाद को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। महाभारत अपेक्षाकृत यथार्थवादी है। ठीक है, महाभारत और रामायण को लेकर ये यथार्थवाद और आदर्शवाद को समझाने की कोशिश करते हैं। साहित्यिक न्याय की स्थापना से आदर्शवाद को
बल मिलता रहा है। इसके विपरीत यथार्थवाद व्यक्तिगत जीवन के दुख और अभावों का वास्तविक उल्लेख करता है। उसमें वेदना और दुख को महत्व मिलना स्वाभाविक है। वह लघुता की ओर दृष्टिपात करता है और इस लघुता को स्पष्ट करते हुए वे कहते हैं, लघुता से मेरा तात्पर्य है साहित्य के माने हुए सिद्धांत के अनुसार महत्ता के काल्पनिक चित्रण से अतिरिक्त व्यक्तिगत जीवन के दुख और अभावों का वास्तविक उल्लेख। तो ये जो लघुता को लेकर जो इन्होंने बात कही है, यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। वो लघुता से क्या कहते हैं कि लघुता से मेरा तात्पर्य क्या है कि साहित्य के माने हुए जो सिद्धांत है या अनुसार महत्ता के जो काल्पनिक चित्रण है, उसके अतिरिक्त व्यक्ति जीवन के दुखों और अभावों का वास्तविक उल्लेख करना, यही हमारी क्या है, यही लघुता है। ठीक है, लघुता की ओर दृष्टिपात करना है, यानी साहित्य का उद्देश्य क्या है, लघुता की ओर दृष्टिपात करना है। यानी लघुता उनके लिए क्या अर्थ कर रहा है कि व्यक्तिगत दुख को हम ज़्यादा महत्व दें। उनकी दृष्टि में जब भारत के शक्तिशाली नरेश देश की स्वतंत्रता की रक्षा नहीं कर सके और बड़े बड़े धार्मिक नेताओं के प्रवचन देश के नैतिक पतन को नहीं रोक सके, तब उनकी पूर्व प्रतिष्ठित महत्ता से हमारा विश्वास दिख गया है और साधारण मनुष्य जिसे पहले लोग अकिंचन समझते थे, वही शुद्रता में महान दिखलाई पड़ने लगा। यहीं से साहित्य में यथार्थवाद की प्रतिष्ठा हुई। यानी अगर हम देखें तो बहुत बड़े बड़े कथनों को अगर हम देख रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं वो हमारे समाज पर लागू नहीं हो रहे हैं और ऐसे में जो स्थिति है वो बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है, तो यहीं से वो यथार्थवाद की शुरुआत मानते हैं कि जीवन का जो कटु यथार्थ है वह हमारे समक्ष है, कि हमारे पास वो जो कथनी वाली जो बात है कि जो बहुत अच्छे आदर्श जो हैं वो कहीं ना कहीं फलीभूत होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जो यथार्थ से सामना है, इसको प्रसाद जी रेखांकित करते हैं। उन्हीं के शब्दों में वो कहते हैं, इस व्यापक दुख संबलित मानवता को स्पर्श करने वाला साहित्य यथार्थवादी बन जाता है। इस यथार्थवाद में अभाव, पतन और वेदना के अंश प्रचुरता से होते हैं। यह भी काव्य कला तथा अन्य निबंध में यह तथ्य उद्धृत है। आदर्शवाद और यथार्थवाद दोनों की अंतिम परिणति से वे आश्वस्त नहीं हैं। वे जानते हैं कि आदर्शवादी सिद्धांततः धार्मिक प्रवचनकर्ता बन जाता है और यथार्थवादी इतिहासकार से अधिक कुछ नहीं ठहरता है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण कथन है। यह प्रश्न कई बार पूछा भी गया है कि उनके अनुसार क्या है कि जो भी आदर्शवाद को फॉलो करता है या आदर्शवाद को मानता है, वो क्या है, सिद्धांततः क्या हो जाता है, एक धार्मिक प्रवचनकर्ता बन जाता है। और जो यथार्थवाद को लेकर चलता है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाता है, इतिहासकार से अधिक नहीं ठहरता है। वस्तुतः यथार्थवाद समाज कैसा है या कैसा था, इतने से ही मतलब रखता है। वास्तविक साहित्य इन दोनों आदर्श और यथार्थ का सामंजस्य स्थापित करता है। ठीक है, तो यथार्थवाद का यह भी कहना इन्होंने कहा है कि यथार्थवाद जो है वस्तुतः क्या कहता है कि समाज कैसा है और या कैसा था, इसी से यह मतलब रखता है। लेकिन अगर हम वास्तविक साहित्य देखें तो इन दोनों में आदर्श और यथार्थ का सामंजस्य स्थापित करना, तो यह मूलतः साहित्य का एक तरीके से उद्देश्य रहता है। अगली जो मान्यता है वो छायावाद को लेकर है। ठीक है, छायावाद को लेकर जो इनकी मान्यता है वो भी देख लेते हैं। प्रसाद जी छायावाद को काव्य का नूतन आंदोलन नहीं मानते हैं। ठीक है, छाया से तात्पर्य कांति या लावण्य से है। मोती के भीतर छाया की जैसी तरलता होती है, वैसी ही कांति की तरलता अंग में लावण्य कही जाती है। इस लावण्य को संस्कृत साहित्य में छाया और विच्छति के द्वारा निरूपित किया गया था। काव्य में शब्द और अर्थ की स्वाभाविक वक्रता छाया और क्रांति का सृजन करती है। संस्कृत साहित्य में यह छाया अभिव्यक्ति के अनेक साधनों की सृष्टि कर चुकी है। उपमादि अलंकारों के प्रयोग में आंतर सादृश्य का विधान भी इसी छाया की सृष्टि के लिए किया गया था। प्रसाद जी के अनुसार प्राचीन साहित्य में यह छायावाद अपना स्थान बना चुका है। हिंदी में जब इस तरह के प्रयोग आरंभ हुए तो कुछ लोग चौंके, सही, परंतु विरोध करने पर भी अभिव्यक्ति के इस ढंग को ग्रहण करना पड़ा। ठीक है, प्राचीन साहित्य में जब छायावाद अपना स्थान बन चुका था तो ये कथन भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये कथन प्रसाद का है। छायावाद की विशेषताओं की ओर संकेत करते हुए प्रसाद जी क्या कहते हैं कि छाया भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति की भंगिमा पर अधिक निर्भर करती है। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्य में प्रतीक विधान तथा उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की विवृत्ति छायावाद की विशेषताएं हैं। अपने भीतर से मोती के पानी की तरह आंतरस्पर्श करके भाव समर्पण करने वाली अभिव्यक्ति छाया कांतिमयी होती है। काव्य कला तथा अन्य निबंध में यह तथ्य उन्होंने रेखांकित किया है। प्रसाद जी की इस व्याख्या में छायावाद के विचार पक्ष की उपेक्षा की गई है। छायावाद की सारी व्याख्याएं छाया शब्द पर ही केंद्रित हो गई हैं। यह भी हमने देख लिया है कि जो ये शब्द है वह बहुत बार प्रयोग हो गया है। जिस सांस्कृतिक आंदोलन के चलते है काव्य प्रवृत्ति उद्भूत और पुष्ट हुई, वह पूरी तरह उपेक्षित हो गई। तो ठीक है, एक तरीके से अगर देखा जाए तो छाया तक वो सीमित रह गए हैं। इस छायावाद को स्पष्ट करने में वो छाया तक ही सीमित रह गए। एक सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में यह प्रवृत्ति उभरी थी और उसे पूरी तरीके से छायावाद या पूरी तरीके से प्रसाद जी की परिभाषा में हम क्या देखते हैं, उपेक्षित देखते हैं इस तथ्य को।
अन्य उद्भावनाओं में देखें तो अन्य उद्भावनाओं में वो और किन किन चीज़ों की बातें करते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ यहाँ पे दिखाई, प्रसाद जी ने कुछ अन्य छोटी छोटी किंतु महत्वपूर्ण बातों की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया है। जैसे वे आज की नौटंकी को नाटकी का अपभ्रंश मानते हुए इसका संबंध प्राचीन राग काव्यों से स्थापित करते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रसाद ने नौटंकी को किस शब्द से संबंधित माना है, या फिर अपभ्रंश का कौन सा वह शब्द है जिसको प्रसाद जी नौटंकी से संबोधित करते हैं। तो वो कौन सा है, नाटकी। अगला है, भांडों की नकल को प्राचीन संस्कृत रूपक के भेद भाण से संबंधित करते हैं। आधुनिक गीति नाट्य को मूल स्रोत प्राचीन राग काव्यों में ढूंढते हैं। इस प्रकार काव्य रूपों के संबंध में उनके संकेत विचारणीय हैं और अनुसंधान की अपेक्षा रखते हैं। तो काव्य रूपों के संदर्भ में भी इन्होंने अपनी मान्यता प्रस्तुत की है। प्रसाद जी के निबंधों में स्थापित उपयुक्त मान्यताओं के औचित्य को लेकर विद्वानों में वैभिन्न है और हो सकता है, किंतु यह स्वीकार करने में किसी और को रंचमात्र भी आपत्ति नहीं हो सकती कि प्रसाद एक विचारक और अन्वेषक भी थे और भारतीय दर्शन, इतिहास, साहित्य एवं काव्यशास्त्र के विषय में उनकी निश्चित व्यक्तिगत मान्यताएं थीं। अगले जो कथाकार के रूप में प्रसाद हैं उनको जान लेते हैं। हमने निबंधकार के रूप में जान लिया और उनकी मान्यताओं को जान लिया, क्योंकि उनका जो निबंध संग्रह है काव्य कला तथा अन्य निबंध, उनमें कई मान्यताएं थी काव्य को लेकर, रहस्यवाद को लेकर, आदर्शवाद और यथार्थवाद को लेकर, छायावाद को लेकर, सौंदर्यानुभूति को लेकर, रहस्यवाद को लेकर। तो इन सभी तथ्यों को लेकर जो उनकी मान्यताएं थी हमने उनको देखा, क्योंकि वो काव्य कला तथा अन्य निबंधों में वो मान्यताएँ दी गई थी, इसलिए हमने उस सेक्शन में उसको समझा। अब हम देख रहे हैं कथाकार प्रसाद को और प्रसाद की कहानियों के माध्यम से हम उनके कथाकार रूप को जानेंगे। तो सबसे पहला तथ्य अगर हम देखें तो हिंदी साहित्य के मौलिक कहानी लेखकों में प्रसाद अग्रणी हैं। उनकी पहली कहानी ग्राम है। ठीक है, प्रश्न हर पर पूछा जाता है कि प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है, तो ग्राम है। 1910 में इंदु में प्रकाशित हुई थी। आपके लिए महत्वपूर्ण तथ्य है, ये कहानी रेखा चित्र अधिक है, कहानी कम है। ठीक है, तो रेखा चित्र अधिक है, कहानी कम है ये। इसके पश्चात प्रसाद की कहानियों का प्रथम संग्रह, अगर प्रसाद की कहानियों का प्रथम संग्रह पूछा जाए तो छाया है, प्रथम कहानी पूछा जाए तो ग्राम है। ग्राम 1910 में और छाया जो है 1912 में प्रकाशित हुई। और ग्राम किस पत्रिका में है, इंदु पत्रिका में। इसमें ग्राम, चंदा, रसिया बालम, मदन मृणालिनी एवं तानसेन कुल 5 कहानियाँ हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए कि छाया कहानी संग्रह में कुल कितनी कहानियाँ संग्रहित हैं, तो कुल 5 कहानियाँ संग्रहित हैं। कौन कौन सी वो 5 कहानियाँ हैं, ग्राम है, चंदा है, रसिया बालम है, मदन मृणालिनी है और तानसेन है। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य आपके लिए। ये छोटी छोटी आख्यायिकाएँ हैं जिनमें घटनाओं का पूर्ण चित्र नहीं वरन उनकी छाया खींची गई है। अगला देखते हैं, छाया का द्वितीय संस्करण निकला है। पहला संस्करण अगर हम देखें तो उसमें 5 कहानियाँ थी। द्वितीय संस्करण में अगर हम देखें तो वो कब आया है, 1918 में। पहला संस्करण कब आया था, 1912 में। द्वितीय संस्करण में क्या है कि शरणागत की कहानी ऐड हो गई, इसमें सिकंदर की शपथ ऐड हुई है और चित्तौड़, उद्धार, अशोक, जहानारा और गुलाम, ये 6 कहानियाँ और बढ़ा दी गई। ठीक है, तो 6 5 11 हो गए टोटल। तो कुल 11 कहानियाँ छाया में संकलित की गई, किसमें, द्वितीय संस्करण में। ठीक है, और लेकिन अगर हम पहले संस्करण की बात करें जो 1912 में आई थी, उसमें कुल 5 कहानियाँ थी। वो 5 कहानियाँ कौन कौन सी थी आपने ऊपर देख लिया। ये सभी ऐतिहासिक हैं। कहानी कला की दृष्टि से इनमें प्रसाद का विकास अवरुद्ध सा लगता है। उनकी रुचि इतिहास के अध्ययन की ओर बढ़ गई थी, ऐसा स्पष्ट होता है। यानी कहानीकार में भी वो इतिहासकार की भूमिका निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रसाद का दूसरा कहानी संग्रह कौन सा है, प्रतिध्वनि है। तो छाया, प्रतिध्वनि, छाया का प्रकाशन वर्ष आप याद रखेंगे। पहला संस्करण का 1912, दूसरा संस्करण का 1918। दूसरा कहानी संग्रह है इनका प्रतिध्वनि, जो 1926 में प्रकाशित हुई। ठीक है, तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण। इसमें कुल कितने हैं, 15 कहानियाँ। कौन कौन सी 15 कहानियाँ हैं प्रतिध्वनि में, प्रसाद है, गुदरसाई है, गुदरी में लाल है, घोड़ी का मुंह है, पाप की पराजय है, सहयोग है, पत्थर की पुकार है, उस पार का योगी है, करुणा की विजय है, खंडहर की लिपि है, कलावती की शिक्षा है, चक्रवर्ती का स्तंभ है, दुखिया है, प्रतिमा है, प्रलय है। ठीक है, तो यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है कि प्रतिध्वनि जो कहानी संग्रह है इसमें कौन कौन सी कहानियाँ हैं, तो 15 कहानियाँ हैं। 15 कहानियों के नाम आपको याद होने चाहिए प्रकाशन वर्ष के साथ, यानी जो संग्रह है उसका प्रकाशन वर्ष क्या है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। इनमें प्रसाद का कवि रूप अधिक उभरा है। पहला वाला जब हम छाया संग्रह देख रहे हैं तो उसमें इतिहासकार दिख रहा है। दूसरा वाला जब हम संग्रह देख रहे हैं तो यहाँ का क्या दिखाई दे रहा है, कवि रूप दिखाई दे रहा है। नियतिवादी दृष्टिकोण, दार्शनिकता का पुट, अतीत की भव्य कल्पनात्मक पृष्ठभूमि, भावपरकता तथा रसात्मकता इन कहानियों की प्रमुख विशेषताएं हैं। वस्तु और चरित्र विकास की ओर प्रसाद ने अधिक ध्यान नहीं दिया है। अगला है 1929 में प्रसाद की कहानियों का तीसरा संकलन आकाशदीप प्रकाशित हुआ है। संग्रह में कुल 19 कहानियाँ हैं। ठीक है, तो तीसरी जो कहानी संग्रह है वो कौन सी है, आकाशदीप है। आकाशदीप में कुल कितने कहानी संग्रह है, कहानियाँ हैं, 19 कहानियाँ हैं, जिसमें पहला है आकाशदीप, ममता, स्वर्ग के खंडर में,
सुनहरा सांप, हिमालय का पथिक, भिखारिन, प्रतिध्वनि, कला, देवदासी, समुद्र संतरण, वैरागी, बंजारा, चूड़ीवाला, अपराधी, प्रणय चिन्ह, रूप की छाया, ज्योतिषमती, रमला और बिसाती। अब जब नोट्स बनाएंगे तो कोशिश करना है आप सभी कहानियों का नाम लिखें, कौन कौन सी 19 कहानियाँ हैं जो इस संग्रह में प्रकाशित है, और संग्रह का नाम ज़रूर लिखें और उसका प्रकाशन वर्ष भी। आकाशदीप है संग्रह का नाम, प्रकाशन वर्ष 1929। कुल 19 कहानियाँ हैं, 19 कहानियों के नाम ये हैं। इस संग्रह की 3 कहानियाँ अगर हम देखें तो आकाशदीप, ममता और स्वर्ग की खंडर ऐतिहासिक हैं। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते प्रसाद की कहानी कला पूर्ण विकसित रूप में सामने आती है। भाव संघर्ष, काल्पनिक चित्रण, एक प्रकार की मसृण तरलता, संवेदनशील वातावरण, नाटकीय विधान तथा रहस्यमय खंडचित्र इनकी प्रमुख विशेषताएं हैं। प्रसाद का चौथा कहानी संग्रह है आंधी। ये 1929 में प्रकाशित हुआ है। इसमें कुल 11 कहानियाँ हैं। कौन सी वो 11 कहानियाँ हैं? आंधी है, मधुआ है, दासी है, घीसू है, बेड़ी है, मतभंग, व्रतभंग है, रामगीत है, विजया है, अमिट स्मृति है, नीरा है और पुरस्कार है। ठीक है, इन कहानियों में मधुआ, घीसू, बेड़ी और नीरा यथार्थवादी भूमि पर चित्रित की गई हैं। जीवन में आने वाले छोटे छोटे सामान्य पात्रों को नायकत्व तो प्रदान किया गया है। इन पात्रों का बड़ा ही मनोवैज्ञानिक चित्रण प्रसाद ने किया है। मधुआ तो प्रेमचंद को बहुत ही पसंद थी। तो अगर ये भी प्रश्न पूछा जाता है प्रसाद की कौन सी कहानी प्रेमचंद को बहुत पसंद थी, तो वह कौन सी कहानी थी? मधुआ। ठीक है, आप पढ़िएगा ज़रूर कि प्रेमचंद को यह कहानी क्यों पसंद आई। ठीक है, अगला जो कहानी संग्रह है वो इंद्रजाल है। प्रसाद का 5वां और अंतिम कहानी संग्रह है। तो कुल कितने कहानी संग्रह है प्रसाद के? 5 है। तो इन 5 कहानी संग्रहों के प्रकाशन वर्ष, 5 संग्रहों के नाम और कितनी कहानियाँ संकलित हैं और कौन कौन सी वो कहानियाँ हैं। ठीक है, वो आप याद रखेंगे। इसका प्रकाशन वर्ष 1936 में हुआ है। इसमें कुल 14 कहानियाँ हैं। कौन कौन सी 14 कहानियाँ हैं? इंद्रजाल है, सलीम है, छोटा जादूगर है, नूरी है, परिवर्तन है, संदेह है, भीख में है, चित्र वाले पत्थर है, चित्र मंदिर है, गुंडा है, अनबोला है, देवव्रत है, विराम चिन्ह है और सालवती है। इन कहानियों में प्रसाद का दृष्टिकोण बौद्धिक, मनोवैज्ञानिक, यथार्थवादी होने लगा था। इंद्रजाल, सलीम तथा गुंडा इस दृष्टि से बहुत सुंदर बन पड़ी हैं। प्रसाद की समस्त कहानियों को प्रवृत्ति और रूप विधान के आधार पर कई वर्गों में रखकर देख सकते हैं। अगर हम प्रसाद की कहानियों को देखें तो उनमें ऐतिहासिक कहानियाँ भी हैं, यथार्थवादी कहानियाँ भी हैं, मनोवैज्ञानिक कहानियाँ भी हैं, प्रतीकात्मक कहानियाँ भी हैं, प्रेम मूलक सुचिंतावादी कहानियाँ भी हैं और भावात्मक कहानियाँ भी हैं। तो हम सभी संग्रहों में से उन कहानियों को देख रहे हैं जो ऐतिहासिक श्रेणी में आती है। तो हम देखें तो ऐतिहासिक कहानियों में अगर हम देखें तो इनकी कौन कौन सी कहानी है? सिकंदर की पराजय है, चित्तौड़ का उद्धार है, अशोक है, जहानारा है, चक्रवर्ती का स्तंभ आदि प्रमुख है। ठीक है, दूसरा जो इनका है कह सकते हैं जो विशेषता है दूसरी श्रेणी है यथार्थवादी कहानी के। इसमें सलीम है, कलावती की शिक्षा है, इंद्रजाल है, गुंडा आदि सुंदर बन पड़ी हैं। मनोवैज्ञानिक कहानियों में अगर हम देखें तो प्रसाद की कौन सी कहानी है? प्रतिभा है, पाप की पराजय है, परिवर्तन है, सुनहरा सांप है, मधुआ है, संदेह है। तो मधुआ जो है प्रेमचंद को ये पसंद आई थी और यह मनोवैज्ञानिक कहानी है इसलिए भी यह पसंद आई है। तो प्रेमचंद का एक कथन है कि सबसे सुंदर कहानी वह होती है जिसमें मनोवैज्ञानिक सत्य उद्घाटित हो, है ना। इस तरीके का एक कोई कथन है प्रेमचंद का। तो इस दृष्टि से देखें तो शायद ये एक कह सकते हैं कि आधार हो सकता है उनको ये कहानी पसंद आई हो। अगला है रोमांटिक और सुचिंतावादी कहानियों में अगर हम देखें तो रसिया बालम है, मदन मृणालिनी है, बंजारा है, आकाशदीप है, चंदा है, पुरस्कार है। तो ये सुचिंतावादी कहानियाँ या रोमांटिक कहानियों में शामिल है। भावात्मक कहानियों में अगर हम देखें तो उसमें रहस्यमयी भावना का प्राधान्य है। इस वर्ग में खंडर की लिपि, उस पार का योगी, हिमालय का पथिक ये प्रमुख है। प्रतीकात्मक कहानियों में अगर हम देखें तो प्रसाद की कौन सी रचना है? समुद्र संतरण, प्रणय, कला, पत्थर की पुकार, वैरागी, ज्योतिषमती उल्लेखनीय है। शैली की दृष्टि से प्रसाद ने वर्णनात्मक शैली का सर्वाधिक प्रयोग किया है। कुछ कहानियाँ संलाप, आत्मकथा तथा पत्र शैली में भी लिखी गई हैं। अगला है पत्र शैली में उनकी एक ही कहानी है, देवदासी लिखी गई है। तो प्रश्न यह भी महत्वपूर्ण बन जाएगा कि प्रसाद की कौन सी कहानी पत्र शैली में लिखी गई है? तो उनकी एकमात्र कहानी कौन सी है? देवदासी। ठीक है, अगला है आत्मकथा के रूप में चित्र वाले पत्थर, आंधी तथा ग्रामगीत कहानियाँ लिखी गई हैं। संलाप शैली का अगर हम सुंदर उदाहरण देखना चाहें तो आकाशदीप में यह देखा जा सकता है। कौन सी शैली? संलाप शैली। अगला है कलात्मक विकास की दृष्टि से प्रसाद की 1929 से पहले की कहानियाँ साधारण हैं। 1929 से के बाद इनमें प्रौढ़ता आ गई है। आंधी और इंद्रजाल संग्रहों में प्रसाद की कला प्रौढ़तम रूप में देखी जा सकती है। तो अगर हम संग्रहों की बात करें तो प्रारंभिक जो कहानियाँ हैं वो साधारण कोटि की कहानियाँ दिखाई देती हैं, लेकिन बाद में जब हम आंधी और इंद्रजाल तक पहुँचते हैं तो वहाँ पे उनका प्रौढ़ रूप हमको दिखाई देता है कहानीकार का।
प्रसाद की कहानियों की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अब क्या क्या इनकी कहानियों में विशेषताएं हैं? तो कहानियों में काव्य तत्व की प्रधानता है। प्रायः इतिहास के अंचल में स्वतंत्रवादी जीवन की झलक दिखाई देती है। चरित्रों में भाव संघर्ष है, अंतर्द्वंद है, मनोवैज्ञानिक चढ़ाव उतार देखा जा सकता है। यह विशेषता प्रौढ़ कृतियों में संलक्षित होती है। प्रेम और करुणा, इन दो मानवीय वृत्तियों का चित्रण अधिक किया गया है। नियतिवादी और दार्शनिक प्रवृत्तियां भी प्रत्यक्ष देखी जा सकती हैं। कथात्मकता कम है, रूप चित्रण, प्रकृति चित्रण और भाव चित्रण अधिक है। अंतिम दौर की कहानी संग्रह में प्रसाद बौद्धिक, मनोवैज्ञानिक और यथार्थवादी दृष्टिकोण से प्रभावित है। भाषा का स्वरूप प्रायः गद्य काव्य जैसा हो गया है। प्रसाद की कहानियों के सारभूत सौंदर्य का विवेचन करते हुए डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद शर्मा ने कहा है। अब आपके लिए ये कथन क्या होगा, महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि इनकी कहानियों का मूल्यांकन कौन कर रहे हैं ये। तो जगन्नाथ प्रसाद शर्मा क्या कहते हैं कि उनमें कहानी कला की वस्तु बन गई है। संवेदनशीलता के विचार से भी और रचनात्मक प्रक्रिया के आधार पर भी जितने भी तत्व और अंग हैं कहानी के, उन सब का पूर्ण परिष्कार प्रसाद में दिखाई पड़ता है। उन्होंने हृदय को झंकृत करने की चेष्टा अधिक की है, मस्तिष्क को उद्बुद्ध करने की ओर अधिक नहीं बढ़े हैं, और यही इनकी प्रकृति के सर्वथा अनुकूल भी था। तो प्रसाद पत्रिका मार्च अप्रैल 1965 में से, ठीक है। प्रसाद पत्रिका में उन्होंने यह चीज़ लिखी है, जगन्नाथ प्रसाद ने इनकी कहानी कला के विषय में यह तथ्य उद्घाटित किया है, ठीक है। तो आपके लिए यह कथन महत्वपूर्ण हो जाएगा। अब हमने निबंधकार प्रसाद को देख लिया है और कहानीकार प्रसाद को देख लिया है। अब हम उपन्यासकार प्रसाद को देखेंगे, ठीक है। उपन्यासकार के बाद हम नाटककार प्रसाद को देखेंगे और नाटककार के बाद हम फिर इनके काव्यकार रूप को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम उपन्यासकार की बात करें तो प्रसाद ने कुल 3 उपन्यास लिखे हैं। कौन कौन से हैं? 2 कंकाल और तितली जो पूरे हैं, यानी मतलब पूरी तरीके से वो लिखा गया है, और ईरावती जो है वो एक अधूरा उपन्यास है। तो कुल 3 उपन्यास हैं, कंकाल, तितली और ईरावती, ठीक है। हिंदी उपन्यास साहित्य में तीनों का अपना स्थान है। ईरावती अधूरा उपन्यास है, लेकिन हम फिर भी इसको शामिल कर रहे हैं प्रसाद के उपन्यासों में। कंकाल की अगर हम बात करें तो कंकाल में मध्यवर्गीय नागरिक जीवन को खुरच कर देखा गया है। इसमें नागरिक जीवन के सभी प्रतिनिधि आ गए हैं। व्यापारी श्रीचंद, मठाधीश देव निरंजन, सुधारवादी आर्य समाजी स्वयंसेवक मंगलदेव, ईसाई बिशप माथम, मंदिर के पुजारी गोस्वामी कृष्ण शरण, डाकू वदन, अवैध संतान विजय, सभी अपनी दुर्बलताओं के साथ उपस्थित हैं। स्त्री पात्रों में पतिव्रतच्युत, किशोरी, परित्यक्ता यमुना, स्वैरिणी घंटी, धर्मच्युत लतिका और बहन विहंगनी, वन विहंगनी माला स्त्रियों की विविध समस्याएं सामने ले आती हैं। यानी कई पात्र ऐसे हैं स्त्रियों में भी जो अलग अलग रूप में शामिल हैं इस उपन्यास में, वो स्त्रियों की समस्याओं को सामने लाती है। विशेषता यह है कि सभी पुरुष पात्र कृष्ण शरण के अतिरिक्त चारित्रिक दृष्टि से हीन हैं। साधु शिरोमणि देव निरंजन किशोरी के साथ प्रणय लीला करते हैं। बिशप साहब घंटी को लेकर उड़ जाते हैं। आदर्शवादी छात्र मंगलदेव यमुना को गर्भवती बनाकर छोड़ देता है। धन को जीवन का सर्वस्व मानने वाला श्रीचंद पंजाबी विधवा चंदा से संबंध जोड़ता है और उसकी पुत्री लाली से विजय का ब्याह कराना चाहता है। जातीयता की दृष्टि से ये सभी वर्ण संकर हैं। कंकाल समाज की, अब हम इसी उपन्यास के विषय वस्तु पर देख रहे हैं कि क्या कुछ इसमें वर्णित है। कंकाल समाज की रूढ़िग्रस्त धार्मिकता तथा थोथी नैतिकता पर बड़ा व्यंग करता है। ऊपरी सामाजिक व्यवस्था के भीतर कितना भयंकर खोखलापन है इसे प्रसाद ने प्रत्यक्ष कर दिया है। आदर्श प्रधान निवृत्ति मूलक साधना के प्रति प्रसाद ने पूर्ण अनास्था प्रकट की है। स्त्री पात्रों का चित्रण संवेदना की रेखाओं से किया गया है। तारा यमुना का जो चरित्र तो नारी जीवन की विवशता और उज्ज्वलता दोनों को प्रतीक है। भारतीय नारी विवश है, असहाय है एवं परित्यक्त होती है, किंतु अपने सतीत्व की रक्षा करती है। उसका यह कथन उसकी निर्मलता का प्रमाण है। तो ये जो कथन है जो आपके सामने अभी आएगा, यह कथन कौन से उपन्यास से है? तितली उपन्यास से है। और इसमें जो है कथन जो है वो तारा का कथन है। वो कहती है, मंगल भगवान जानते होंगे कि तुम्हारी सैया पवित्र है। कभी मैंने स्वप्न में भी तुम्हें छोड़कर इस जीवन में किसी से प्रेम नहीं किया और ना तो मैं कलुषित हुई। यह तुम्हारी प्रेम भिखारिणी पैसे की भीख नहीं मांग सकती और ना पैसे के लिए अपनी पवित्रता बेच सकती है। इतनी उच्च भावनाओं को लेकर चलने वाली है नारी आज हिंदू समाज में कितनी असहाय है। उसका अपना कोई व्यक्तित्व नहीं है, वह विधाता की एक झुंझलाहट है। उसके भाग्य में लिखा है कि उड़कर भागते हुए पक्षी के पीछे चारा और पानी से भरा हुआ पिंजरा लिए घूमती रहे। आज का पुरुष इतना अपवित्रहीन और स्वार्थी हो गया है कि वह नारी को बहन के रूप में देख ही नहीं सकता है। तारा का यह प्रश्न
विजय बाबू, मैं दया की पात्री एक बहन बनना चाहती हूँ। है किसी के पास इतनी निस्वार्थ स्नेह संपत्ति जो मुझे दे सके? वस्तुतः आज भी एक चुनौती है, इसका हमारे पास कोई उत्तर नहीं है। यानी अगर देखा जाए तो पुरुष के सामने एक स्त्री जो है वो प्रेयसी हो सकती है, पत्नी हो सकती है, लेकिन एक बहन के रूप में जब वह सम्मान पाना चाहती है तो वहाँ पे ये जो स्नेह संपत्ति है वह दे पाने में समर्थ नहीं वहाँ दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये जो सवाल है वो तारा प्रश्न पूछती है किससे? विजय बाबू से। चारित्रिक पतन होने पर भी नारी जाति वात्सल्य और ममता से हीन नहीं होना चाहती। किशोरी पति वंचक है, चरित्रहीन है, किंतु उसका मातृत्व अपराजय है। वह कहती है तो रोकता कौन है? जाओ, परंतु जिसके लिए मैंने सब कुछ खो दिया है उसे तुम्ही ने मुझसे छीन लिया, उसे देकर जाओ। जाओ, तपस्या करो, तुम फिर महात्मा बन जाओगे। सुना है पुरुषों के तप करने से घोर कुकर्मों को भी भगवान क्षमा करके उन्हें दर्शन देते हैं, पर मैं हूँ स्त्री जाति, मेरा वह भाग्य नहीं है। मैंने जो पाप बटोरा है उसे ही मेरी गोद में फेंकते जाऊँ। इसके विपरीत पुरुष वंचक है, स्वार्थी है, कामुक है, निवीर्य है, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। नारी की विवशता तथा पुरुष की स्वार्थंधता की उपज विजय का व्यक्तित्व है। उसका समाज में कोई मूल्य नहीं है, अतः वह विद्रोही है। उसकी भीषण प्रतिक्रिया, क्या हिंदू होना परम सौभाग्य की बात है? ये सभी कथन जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है। और ये कथन कहाँ से है? तितली उपन्यास से है। तो यह जो कथन है उसमें वह विजय क्या कहता है? क्या हिंदू होना परम सौभाग्य की बात है? जब उस समाज का अधिकांश पददलित और दुर्दशाग्रस्त है, जब उसके अभिमान और गौरव की वस्तु धरापृष्ठ पर नहीं बची, उसकी संस्कृति विडंबना, उसकी संस्था सारहीन और राष्ट्रबौद्धों के शून्य के सदृश बन गया है, जब संसार की अन्य जातियां सार्वजनिक मातृभाव और साम्यवाद को लेकर खड़ी हैं, तब आपके इन खिलौनों से भला उसकी संतुष्टि होगी? हिंदू समाज की सारहीनता का ढिंढोरा पीटती है। वह समाज से बहिष्कृत होकर निर्वासितों के समाज में जाता है, वहाँ भी उसे शांति नहीं मिलती। अंततः वह भिखारी समाज में त्राण पाता है और भूख की ज्वाला से जलकर प्राण छोड़ देता है। यमुना की भांति विजय का जीवन भी हमारे सामने प्रश्न रूप में उपस्थित होता है। संभवतः कृष्ण शरण गोस्वामी के प्रवृत्तिमूलक लोक सेवा धर्म में प्रसाद ने उपर्युक्त समस्याओं के समाधान पर विश्वास प्रकट किया है, किंतु खोखले समाज का पुनर्निर्माण क्या इन आदर्शों के आधार पर संभव है? कंकाल के प्रकाशित होने पर प्रेमचंद जी ने लिखा था। अब आपके लिए यह महत्वपूर्ण कथन होगा, क्योंकि प्रेमचंद जी इस संदर्भ में क्या कह रहे हैं। यह प्रसाद जी का पहला उपन्यास है, पर आज हिंदी में बहुत कम ऐसे उपन्यास हैं जो इसके सामने रखे जा सके। मुझे आज तक आपसे यह शिकायत थी कि आप क्यों प्राचीन वैभव का राग अलापते हैं, ऐसी चीज़ें क्यों नहीं लिखते हैं जिनमें वर्तमान समस्याओं और गुत्थियों को सुलझाया गया हो। शायद यह मेरी प्रेरणा का फल है कि प्रसाद जी ने इस उपन्यास में समकालीन सामाजिक समस्याओं को हल करने की चेष्टा की है और खूब की है। तो तितली उपन्यास के संदर्भ में प्रेमचंद का यह कथन है। और अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि प्रेमचंद का यह कथन प्रसाद के किस उपन्यास के संदर्भ में है, तो यह तितली उपन्यास के संदर्भ में है। ठीक है, कंकाल के संबंध में प्रेमचंद की इस टिप्पणी का ऐतिहासिक महत्व है। तितली में गाँव की कहानी है। अगर हम तितली उपन्यास की बात करें तो इसमें गाँव की कहानी है। इसका कथा सूत्र बिखरा हुआ नहीं है। मुख्यतः कथा की दो धाराएं हैं। प्रथम धारा का संबंध शेरकोट और बंजरिया से है। मधुबन, रामनाथ, तितली और राजकुमारी इस धारा से संबंध प्रतिनिधि पात्र हैं। दूसरी धारा का संबंध धामपुर से है। धामपुर तालुका है। इस तालुके के जमींदार इंद्रदेव हैं। श्याम दुलारी इंद्रदेव की माता है, माधुरी उनकी बहन है। इंद्रदेव विलायत हो आए हैं और वहाँ से एक दीन लड़की शैला को साथ लाए हैं। इस प्रकार दूसरी धारा के प्रमुख पात्र इंद्रदेव, शैला, श्याम दुलारी और माधुरी हैं। तितली रामनाथ की पोष्य पुत्री है। मधुबन शेरकोट का स्वामी है। राजकुमारी उसकी विधवा बहन है। वह मधुबन को बचपन से संभालती रही है। मधुबन और तितली में सहज स्नेह है। आगे देखें तो शैला को भारतीय ग्रामीण वातावरण से मोह है। शेरकोट के समीप ही उसका जन्म हुआ था। वस्तुतः उसकी माता जैन अपने भाई वाटली के साथ नील कोठी में रहती थी। वाटली नील का व्यापार करता था। इसी नील कोठी में शैला का जन्म हुआ था। वाटली की मृत्यु के बाद शैला को लेकर जैन विलायत लौट गई थी। अगला है इंद्रदेव तितली की ओर आकर्षित है। शैला को तितली, मधुबन तथा उस संपूर्ण ग्राम्य वातावरण के प्रति मोह है। इस मोह ने दोनों कथा धाराओं को जोड़ दिया है। धामपुर का तहसीलदार अपने अत्याचारों से मधुबन को तबाह कर देना चाहता है, अतः दोनों कथा धाराओं को जोड़ने में भी वह सहायक हुआ है। एक और तितली बड़े बड़े तालुकदारों के घरों का आंतरिक दर्शन कराती है, जहाँ प्राचीन खोखले संस्कार पलते हैं, जहाँ आर्थिक लाभ के अंतर विद्रोह की ज्वाला धधकती है और जहाँ विलासिता भीतर ही भीतर रंग लाया करती है। दूसरी ओर वह प्रकृति की स्वच्छंद गोद में सांस लेती हुई विवश मानवता का चित्र भी उपस्थित करती है। हमारे गाँव इसी मानवता के प्रतीक हैं। इनसे ऊपर उठकर पाश्चात्य एवं भारतीय सांस्कृतिक जीवन का वैषम्य भी तितली में व्यक्त किया गया है। शैला को भारतीय संस्कारों की ओर मोड़कर कथाकार प्रसाद ने भारतीय आदर्शों के प्रति अपनी अटूट आस्था का परिचय दिया है। विधवा जीवन, अवैध प्रेम, वेश्यावृत्ति, धर्मांधता तथा सरकारी कर्मचारियों की निरंकुशता आदि अनेक प्रासंगिक समस्याओं का चित्रण भी तितली में हुआ है।
अगला है, इन समस्याओं का समाधान क्या है? प्रसाद पुनः सुधारवादी दृष्टिकोण लेकर सामने आते हैं। रामनाथ और वाटसन के आदर्श चरित्रों में समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं। दोनों के प्रयत्न से नीलकोठी में अस्पताल खुलता है, वही बैंक का प्रबंध होता है, वही गांव की पाठशाला भी आ जाती है। मधुबन और तितली प्रणय सूत्र में भी बन जाते हैं, किंतु क्या समस्याएं सुलझती हैं? असत वृत्तियाँ अपना ताना बाना बुनती है, मधुबन उसमें फंस जाता है, भागता है, पकड़ा जाता है, जेल होती है और अंत में तितली ने देखा सामने एक चिर परिचित मूर्ति। जीवन युद्ध का थका हुआ सैनिक मधुबन विश्राम शिविर में दौड़ पर पड़ा है। यदि हमारी संपूर्ण आदर्शवादिता हमें जीवन युद्ध में थका देती है तो विषमताओं का शमन कैसा होगा? अगला तथ्य है, तितली में कथासूत्र जटिल नहीं है, जीवन की यथार्थ भूमि काफ़ी साफ हो गई है, कथा का वेग अपेक्षाकृत मंद है। प्राकृतिक खंड चित्रों को प्रस्तुत करने में प्रसाद की प्रवृत्ति रमी है। समस्याओं पर लेखक ने स्पष्ट टिप्पणियां की हैं। सम्मिलित परिवार की प्राचीन परंपरा आज अनावश्यक सिद्ध हो रही है। इंद्रदेव की डायरी में इस पर सुंदर टिप्पणी की गई है। प्रत्येक प्राणी अपनी व्यक्तिगत चेतना के उदय होने पर एक कुटुंब में रहने के कारण अपने को प्रतिकूल परिस्थिति में देखता है, इसलिए सम्मिलित कुटुंब का जीवन दुखदायी है। सब जैसे भीतर भीतर विद्रोही मुंह पर कृत्रिमता और उस घड़ी की प्रतीक्षा में ठहरे हैं कि विस्फोट होकर उछलकर चले जाएं। ग्राम सुधार की आवश्यकता पर बल देते हुए प्रसाद कहते हैं, मैं समझता हूँ कि गाँव का सुधार होना चाहिए। कुछ पढ़े लिखे संपन्न और स्वस्थ लोगों को नागरिकता के प्रलोभनों को छोड़कर देश के गांवों में बिखर जाना चाहिए। उनके सरल जीवन में जो नागरिकों के संसर्ग में से विषाक्त हो रहा है, विश्वास, प्रकाश और आनंद का प्रचार करना चाहिए। निश्चित है कि इन आवश्यकताओं को महसूस करते हुए भी लेखक इनकी पूर्ति का जो व्यवहारिक समाधान उपस्थित करता है वह अधिक स्वस्थ और उपादेय नहीं है। वस्तु संगठन, वर्णन कला, चित्रण आदि की दृष्टि से तितली अपने में पूर्ण एवं सफल कृति है। प्रेमचंद जी ने इसकी विस्तृत समीक्षा की थी। उन्होंने लिखा था, चरित्र सजीव न होकर छाया से मालूम होते हैं। सूर्य का तीव्र प्रकाश कहीं नहीं है, मध्यम चांदनी में सारे दृश्य दिखाई देते हुए जान पड़ते हैं। अंत खुद एक पहेली है, हम चरित्रों की एक झलक सी देखते हैं, उनका संपूर्ण रूप हमारे सामने नहीं आता, मगर यह शायद उनका अधखुलापन ही है जो उन्हें हृदय के समीप पहुंचा देता है। कला जितनी छिपाव में है उतनी दिखाव में नहीं है। तो प्रेमचंद ने तितली के वर्णन कला से संबंधित यह जो पंक्ति है ये कही है प्रेमचंद जी ने, ठीक है। तो प्रसाद जी का जो उपन्यास तितली है उसके संदर्भ में प्रेमचंद ने जो कुछ भी कहा है आपके लिए वो महत्वपूर्ण हो जाएगा। यह समीक्षा जुलाई 1935 में प्रकाशित हुई थी। उस समय तक प्रेमचंद जीवन की वास्तविकता के कायल हो चुके थे। उन्हें सूर्य के तीव्र प्रकाश की आवश्यकता का अनुभव होने लगा था। यह प्रकाश से 1 साल बाद उनके गोदान में दिखाई पड़ा। इरावती प्रसाद की तीसरी और अधूरी कृति है। अच्छा, ये जो हमने देखा था वो तितली के संदर्भ में देखा था, ठीक है। इरावती प्रसाद की तीसरी और अधूरी कृति है। इसका कथानक शुंग वंश का तथा खारवेल के इतिहास से संबंध है। इरावती उज्जैनी के सुप्रसिद्ध महाकाल के मंदिर की नर्तकी है। आनंद भिक्षु उसका प्रेमी है। अग्निमित्र मगध के दंडनायक पुष्यमित्र का पुत्र है। वह उज्जैनी आया हुआ है। मगध का कुमारामत्य बृहस्पति मित्र भी वहाँ उपस्थित है। मंदिर में देवदासी इरावती का नृत्य प्रारंभ होता है। बृहस्पति मित्र इरावती पर मुग्ध होता है। वह नृत्य बंद होने की आज्ञा देता है। मंदिर का ब्रह्मचारी आनंद भिक्षु आज्ञा का विरोध करता है। इसी समय बृहस्पति मित्र को सम्राट शतधनुष की मृत्यु की सूचना मिलती है। नर्तकी इरावती बंदी बनाई जाती है। बृहस्पति मित्र सम्राट बनकर पाटलिपुत्र लौट आता है। इरावती शील की शिक्षा प्राप्त करने के लिए कुकुटारम बिहार में भेज दी जाती है। बिहार में एक दिन शारदी चंद्रिका में उसका कला विलास जाग उठता है। वह नृत्य करती है। भिक्षुनी संग उस पर कुपित होता है। वह धीरे धीरे शिवरत तट पर आ खड़ी होती है। अग्निमित्र उसे एक नाव पर बिठाकर भगाना चाहता है। इसी समय सम्राट के सैनिक दोनों को पकड़कर कुसुमपुर ले आते हैं। दूसरी ओर एक और चक्र चल रहा है। इस महाराज शतधनुष ने मौर्य राजकन्या कालिंदी को पकड़ मंगाया था। वह महाराज की मृत्यु के पश्चात स्वतंत्र हो गई थी। उसने सिंहपदों की एक गुप्त संस्था के साथ संधि कर ली है। सब मिलकर साम्राज्य को उलटना चाहते हैं। कालिंदी इरावती को मुक्त कर लेती है। अग्निमित्र भी उसके प्रभाव में आ जाता है। वह अग्निमित्र से प्रणय प्रस्ताव करती है। अग्निमित्र अस्वीकार कर देता है। इरावती को ढूंढते हुए कुछ सैनिक भिक्षुनी बिहार में आ जाते हैं। अग्निमित्र विरोध करता है, घायल होता है। कालिंदी सेवा करती है। इरावती सम्राट के सम्मुख लाई जाती है। वह प्रणय प्रस्ताव करता है। वह मूर्छित हो जाती है। कालिंदी सहसा पहुंचकर उसकी रक्षा करती है। प्रासंगिक कथानक एक और है। धनदत्त व्यापारी है। जब वह विदेश यात्रा से लौटता है तो उसे अपनी स्त्री मणिमाला पर संदेह होता है। दोनों में मनमुटाव चलता है, फिर समझौता हो जाता है। धनदत्त के यहाँ रत्नों का सुंदर भंडार है। सारी साम्राज्य विरोधी शक्तियाँ धनदत्त के यहाँ इकट्ठा होती हैं। कालिंदी और इरावती वहीं आती है। अग्निमित्र आता है। कलिंग का राजपुत्र खारवेल जो मगध पर आक्रमण करने वाला है वह भी वहाँ रत्न खरीदने आता है और कालिंदी के चक्र में फंस जाता है। सब मिलकर भीषण कुचक्र रचते हैं और
मगध आतंकित है। इसी आतंक के वातावरण में इरावती की कथा अधूरी छूट गई है। इरावती में बृहस्पति मित्र, पुष्यमित्र, अग्निमित्र, खाड़वेल ऐतिहासिक पात्र हैं। कालिंदी, इरावती, धनदत्त, मणिमाला, आनंद ये कल्पित पात्र हैं। ऐतिहासिक तथ्यों की कल्पना के तूलिका और भावना के रंगों से चित्रित करने में प्रसाद पूर्ण पटु हैं। प्रस्तुत उपन्यास इस दृष्टि से सफल है, पाठक इतिहास के पृष्ठों में अपने को खो देता है। खेद है कि प्रसाद इसे अधूरा छोड़ गए हैं। श्री विनोद शंकर व्यास का अनुमान है कि यह उपन्यास अधिक विस्तृत ना बनाया जाता। वे लिखते हैं, एक दिन रुग्णावस्था में उन्होंने कहा था, एक लेखक महोदय मेरे इरावती उपन्यास को पूरा करना चाहते हैं। हम लोग उनका नाम जानने के लिए उत्सुक होते हैं। प्रसाद जी ने बताया, उनका नाम सुनते ही हम लोग हंस पड़े। मैंने कहा, अपनी रचनाओं को आप ही पूरा कर सकते हैं। तो देखा जाए तो कोई विद्वान थे जो प्रसाद की इस रचना को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन जब विनोद शंकर व्यास ने उनका नाम सुना तो उन्होंने कहा कि ये जो उपन्यास है यह आप ही पूरा करें तो बेहतर होगा और आप ही पूरा इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया कहानीकार, उपन्यासकार और निबंधकार प्रसाद जी को। अब हम देखेंगे नाटककार प्रसाद जी को। तो प्रसाद ने कुल 12 नाटकों की रचना की है, जिनमें सज्जन है 1910, करुणालय 1913, प्रायश्चित 1913, राजश्री 1914, विशाख 1921, अजातशत्रु 1922, जन्मेजय गनागे 1926, कामना 1927, स्कंदगुप्त 1928, एक घूंट 1929, चंद्रगुप्त 1931, रोहसावनी 1933। इन नाटकों में प्रसाद की नाट्यकला क्रमशः विकसित होती गई है। सज्जन का कथानक महाभारत से लिया गया है। इसमें युधिष्ठिर की सज्जनता दिखाई गई है। दुर्योधन पांडवों को अहित करने के लिए कर्ण, शकुनी आदि को साथ लेकर द्वैत सरोवर के समीपवर्ती वन में मृगया खेलने आता है। गंधर्वराज चित्ररथ नम्रतापूर्वक उसे वन में मृगया करने से रोकता है। दुर्योधन नहीं मानता है, युद्ध होता है। दुर्योधन बंदी बनाया जाता है। वन के दूसरे भाग में स्थित पांडव समाचार पाकर दुर्योधन को छुड़ाने का निश्चय करते हैं। इस प्रकार युधिष्ठिर की सज्जनता से दुर्योधन की रक्षा होती है। नाटक में प्राचीन पद्धति के अनुसार नंदीपाठ, मंगलाचरण, भरत वाक्य रखे गए हैं। बीच बीच में पात्रों का पद्यबद्ध संवाद भी मिलता है। लंबे लंबे स्वगत कथन भी हैं। शास्त्रीय दृष्टि से यह एकांकी रूपक है। प्रायश्चित में जयचंद के मूर्खतापूर्ण कुचक्र के कारण पृथ्वीराज का अंत दिखाया गया है। अंत में जयचंद को संयोगिता की याद आने से ग्लानि होती है, वह गंगा में कूद पड़ता है। इसमें नंदी पाठ, प्रस्तावना, भरतवाक्य, पद्यमय संवाद आदि कुछ नहीं है। तो इनके सभी नाटकों को संबंध में हम संक्षेप में जानेंगे। सज्जन को हमने जान लिया, प्रायश्चित जान लिया। अब हम कल्याणी परिणय की बात करते हैं। कल्याणी परिणय में इतिहास प्रसिद्ध चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस की कहानी है। युद्ध में सेल्यूकस हार जाता है। वह अपनी पुत्री कार्नेलिया, जिसे कन्याली भी कहा गया है, का ब्याह सम्राट चंद्रगुप्त से कर देता है। कार्नेलिया के ब्याह से उभय पक्षों का कल्याण होता है, इसलिए वह कल्याणी है। चंद्रगुप्त नाटक इसी का परिवर्तित रूप है। इसमें नांदीपाठ है। अंत में प्रशस्ति रूप में भारतीय मंगल विधान की झलक है। संवाद भी है। चरित्रों का पूर्ण विकास नहीं दिखाया जा सकता है। करुणालय में हरिश्चंद्र और विश्वामित्र के प्रसिद्ध पौराणिक आख्यान का आधार लिया गया है। अयोध्या नरेश हरिश्चंद्र नौका विहार के समय आकाशवाणी द्वारा स्मरण दिलाए जाने पर पुत्र रोहित की बलि की आज्ञा देते हैं। रोहित भागकर ऋषि अजीगर्त के यहाँ जाता है। वहाँ 100 गायों के बदले में ऋषि पुत्र सुनाए शेष को बलि के लिए खरीद लेता है। वशिष्ठ यज्ञ कर्म कराने के लिए प्रस्तुत होते हैं। इसी समय विश्वामित्र अपने पुत्रों सहित आकर यज्ञ रोक देते हैं। एक दासी जो वस्तुतः विश्वामित्र की पत्नी है और उनका स्नेहक्षेप जिसका पुत्र है, अकस्मात वहां आ जाती है। दासी को मुक्ति मिलती है और बलि का प्रश्न समाप्त हो जाता है। इसमें नांदी, भरत वाक्य, प्रस्तावना आदि कुछ नहीं है। प्रस्तुत है यह गीति नाट्य है। इसमें चरित्रगत विशेषताओं के चित्रण की ओर प्रसाद की प्रवृत्ति मुड़ी है। अगला है राजश्री। राजश्री में प्रसिद्ध वर्धन राजवंश की कुमारी राजश्री का चित्रांकन किया गया है। नाटक का आधार हर्षचरित और चीनी यात्री हुआनचांग का ऐतिहासिक विवरण है। कन्नौज का राजा गृहवर्मा राजश्री का पति है। वह मृगया खेलने जाता है। मालव नरेश देवगुप्त छल से उसकी हत्या करा देता है। राजश्री बंदनी बनाई जाती है। राज्यवर्धन पति काट लेने आता है। देवगुप्त मारा जाता है। इस बीच भिक्षु शांति देवी विकट घोष बनकर राजश्री को कारागार से मुक्त करा लेता है। विकट घोष राज्यवर्धन की भी हत्या कर डालता है। अब राजश्री विकट घोष के पंजे में पड़ जाती है। वह उस पर अत्याचार करना चाहता है। उसका आर्तनाद सुनकर परिवारजक दिवाकर मित्र उसकी रक्षा करता है। हर्षवर्धन राजश्री को ढूंढता हुआ वहीं पहुंचता है। राजश्री चिता में कूद कर प्राणांत करना चाहती थी। हर्षवर्धन के समझाने पर वह जीवन धारण करना स्वीकार करती है। अंत में दोनों बौद्ध हो जाते हैं। नाटक मुख्यतः ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है। विकट घोष और सूरमा कल्पित पात्र हैं। प्रारंभ में नांदीपाठ और अंत में भरतवाक्य भी हैं। पद्यात्मक संवाद हैं पर अपेक्षाकृत कम। राजश्री के दूसरे संस्करण में एक अंक और बढ़ाकर अनावश्यक विस्तार किया गया है। नांदीपाठ भी निकाल दिया गया है। राजश्री में प्रसाद की नाट्यकला प्रौढ़ता की ओर उन्मुख हुई है। संपूर्ण नाटक में केवल राजश्री का चरित्र ही संपूर्णतः प्रस्फुटित हो सका है। घटनाओं की तीव्रता के कारण अन्य पात्र विकास नहीं कर सके हैं। अगला जो नाटक है वो है विशाख। विशाख का कथानक कलहन की राजतरंगिणी के आरंभिक अंश के आधार पर निर्मित हुआ है।
नरेंद्र देव कश्मीर का राजा है, उसने नाग सरदार शुश्रवा की भूमि छीनकर बौद्ध विहार को दे दी है। वह निराश्रित है। उसकी चंद्रलेखा और इरावती 2 पुत्रियां हैं। विशाख एक ब्राह्मण कुमार है। गुरुकुल में शिक्षा समाप्त करने के पश्चात राज्य में भ्रमण कर रहा है। एक दिन वह चंद्रलेखा को देखता है, आकर्षित होता है। चंद्रलेखा भुवन मोहिनी है। एक दिन कानीर विहार के बौद्ध महंत की दृष्टि उस पर पड़ती है। वह उसे अपने विहार में वंदनी बनाता है। विशाख के प्रयत्न से वह मुक्त होती है। अब उस पर दूसरी आपत्ति आती है। नरदेव उस पर मुग्ध होता है। प्रजा विद्रोह करती है। वह सुधरता है। अंत में विशाख चंद्रलेखा को प्राप्त करता है। नाटक का आधार ऐतिहासिक है। नाटककार ने घटनाक्रम में कुछ परिवर्तन कर लिया है, अन्यथा कथानक का पूरा ढांचा राजतरंगिणी के आधार पर ही खड़ा किया गया है। बौद्ध भिक्षु देवानंद विशाख के गुरु कल्पित पात्र हैं। वहाँ बौद्ध भिक्षुओं के उज्जवल पक्ष का प्रतीक है। इस नाटक में प्रसाद ने नाट्यकला के सामान्य धरातल को स्पर्श कर लिया है। अजातशत्रु में संपूर्ण कथानक 3 प्रमुख केंद्रों में बिखरा हुआ है, मगध, कौशल और कौशाम्बी। मगध में बिंबिसार और अजातशत्रु का गृह कलह चलता है। अजातशत्रु की माता छलना लिच्छवी कुमारी बिंबिसार की दूसरी रानी उसका साथ देती है। देवदत्त बुद्ध का प्रतिद्वंदी उसे प्रेरित करता है। गौतम बुद्ध की प्रेरणा से सम्राट बिंबिसार अजातशत्रु को राज्य देना स्वीकार कर लेता है। उसके हृदय में घोर अंतर्द्वंद है। बिंबिसार की प्रथम रानी वासवी कौशल कुमारी है। काशी का राज्य उसे दहेज में प्राप्त हुआ था, अतः वह काशी की आय बिंबिसार के लिए सुरक्षित रखना चाहती है। काशी की प्रजा उसका साथ देती है। अजातशत्रु यह नहीं सहन कर पाता है। फलस्वरूप मगध और कौशल में भीषण युद्ध छिड़ जाता है। कौशल नरेश प्रसेनजीत का पुत्र विरुद्धक भी अजातशत्रु से प्रेरित होकर पिता के विरुद्ध विद्रोह करता है। कौशल का सेनापति बंधुल महापराक्रमी है। स्वयं प्रसेनजीत उससे आतंकित है। पिता से विद्रोह करके कुमार विरुद्ध काशी के समीप शैलेंद्र डाकू बनकर आतंक फैलाता है। सीमा प्रांत का विप्लव दबाने के लिए जाते हुए सेनापति बंधुल काशी से होकर गुजरता है। यहाँ डाकू शैलेंद्र छल से उसे मार डालता है। इसमें उसके कई प्रयोजन हैं। एक तो वह बंधुल की पत्नी मल्लिका की ओर आकर्षित है, दूसरे कुमार अजातशत्रु की इससे थोड़ी सहायता हो जाती है। सम्राट प्रसेनजीत भी बंधुल के प्रभाव से आतंकित हैं, इसलिए उसे राजधानी से दूर रखना चाहते थे। बंधुल की हत्या में उनका भी गुप्त हाथ था। कौशाम्बी नरेश उदयन को महारानी वासवी की पुत्री पद्मावती ब्याही थी। उनकी दूसरी रानी मागंधी नीच प्रकृति की थी। वह गौतम बुद्ध से द्वेष करती थी। किशोरावस्था में गौतम ने उसके विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर उसका अपमान किया था। इसी का भीषण प्रतिकार वह लेना चाहती थी। वह गौतम को लेकर पद्मावती के चरित्र पर आक्षेप करती है। साथ ही उस पर मिथ्यारोप भी लगाती है कि वह पद्मावती वीणा में सौंप छिपाकर महाराज उदयन की हत्या करना चाहती थी। रहस्य खुलने पर उदयन पद्मावती से क्षमा मांगता है। मागंधी ग्लानिवश महल में आग लगाकर भाग जाती है। काशी में वह श्यामा नाम से वेश्यावृत्ति करती है। वह शैलेंद्र को प्यार करने लगती है। शैलेंद्र उसका गला दबाकर और उसकी सारी संपत्ति लेकर भाग जाता है। वह गौतम के प्रभाव और सेवा से बच जाती है और अंत में अम्बपाली नाम से भिक्षुणी बन जाती है। राजा प्रसेनजीत और उदयन मिलकर मगध पर आक्रमण करते हैं। अजातशत्रु बंदी बनाए जाकर कौशल भेज दिया जाता है। कौशल के कारागार में उसे देखकर कौशल कुमारी बाजीराव उस पर मुग्ध होती है। वह उसे मुक्त कराना चाहती है। उसी समय प्रसेनजीत वहाँ वासवी के साथ उपस्थित होते हैं और अजातशत्रु को मुक्त कराते हैं। कुमारी बाजीराव से उसका ब्याह हो जाता है। अजातशत्रु, बाजीराव और वासवी मगध लौट जाते हैं। राजा प्रसेनजीत मल्लिका से क्षमा मांगते हैं। वह क्षमा कर देती है। विरुद्धक और उसकी माता को भी महाराज क्षमा कर देते हैं। अजातशत्रु को पुत्र प्राप्त होता है। वह वात्सल्य का अनुभव करता है। उसे पिता के महत्व की अनुभूति होती है। बिंबिसार उसे क्षमा कर देते हैं। नाटक की संपूर्ण घटना के ऊपर गौतम के व्यक्तित्व की कहीं अप्रत्यक्ष और कहीं प्रत्यक्ष छाया देखी जा सकती है। नाटक ऐतिहासिक है। बुद्धदेव, बिंबिसार, अजातशत्रु, प्रसेनजीत, उदयन ये सभी पात्र ऐतिहासिक हैं। वासवी, पद्मावती, विरुद्धक, छलना, देवदत्त, मागंधी, मल्लिका, बंधुल आदि पात्रों का उल्लेख भी जातक कथाओं तथा कुछ अन्य प्रामाणिक ग्रंथों में मिल जाता है। विरुद्धक और शैलेंद्र तथा मागंधी, श्यामा, आम्रपाली का एकीकरण प्रसाद की रहस्यमयी कल्पना के सुंदर विधान का परिणाम है। विरोध मूलक होने के कारण अजातशत्रु नाटक में पाश्चात्य कार्यावस्थाएं देखी जा सकती हैं। आरंभ, विकास, चरम सीमा, निगति नहीं है के पश्चात सहसा कथा की समाप्ति कर दी गई है। चित्रण की दृष्टि से पात्रों के 3 वर्ग स्पष्ट हैं। गौतमी, वासवी, मल्लिका व पद्मावती देवत्व की कोटि में है। प्रसेनजीत, बिंबिसार सामान्य मानव है, किंतु इनके सत्संस्कार जगाए जा सकते हैं। अजातशत्रु, छलना, विरुद्धक, देवदत्त, मागंधी आदि नीच श्रेणी के पात्र हैं। प्रत्येक प्रमुख पात्र का विरोधी पात्र खड़ा करके प्रसाद ने चरित्र उत्कर्ष दिखाने का सुंदर प्रयत्न किया है। गौतम का देवदत्त, बंधुल का विरुद्धक, वासवी की छलना, बिंबिसार का अजातशत्रु, पद्मावती की मागंधी विरोधी है। संपूर्ण नाटक बाह्य परिस्थितियों के द्वंद्व पर विकसित है। अंतर्द्वंद का सुंदर उदाहरण बिंबिसार के चरित्र में मिल जाता है। घटनाएं 3 केंद्रों पर बिखरी हैं, अतः उनका एक सूत्रीकरण जटिल हो गया है। बड़े ही क्षीण कथा तत्वों से वे जोड़ी गई हैं। उस ऐतिहासिक युग का संपूर्ण घटना चक्र नाटक में प्रस्तुत किया गया है। इसी प्रयत्न में कथासूत्र बिखर गया है। नाटक का नायक अजातशत्रु है, वह धीरोदात्त है।
पंडित नंदुलाल वाजपेयी के अनुसार नायिका मल्लिका है। नाटक का स्थायी भाव उत्साह है। अंतिम दृश्य में बिंबिसार में निर्वेद की स्थिति दिखाई गई है। नाटक विरोध मूलक है, अतः रस निष्पत्ति निर्दोष नहीं है। इस नाटक के रूप में प्रसाद ने प्रथम बार एक महान प्रयोग किया है। वाजपेयी जी के शब्दों में यह प्रसाद जी का प्रथम सफल नाटकीय प्रयत्न कहा जा सकता है। नाग यज्ञ में परीक्षित का प्रतापी पुत्र जन्मेजय पिता का बदला लेने के लिए नागों का विध्वंस करना चाहता है। सोमश्रवा राजपुरोहित है। काश्यप इस पद से हटा दिया गया है, अतः कुपित है। उत्तंक वेद ऋषि के आश्रम में शिक्षा समाप्त करता है। गुरुपत्नी दामिनी उससे दक्षिणा रूप में रानी का मणिकुंडल चाहती है। रानी वपुष्टमा की दानशीलता के कारण उत्तंक मणिकुंडल प्राप्त कर लेता है और गुरुपत्नी को संतुष्ट करता है। यह मणिकुंडल तक्षक से हरण किया गया था। काश्यप तक्षक को सूचित करता है कि तुम्हारा कुंडल उत्तंक के पास है। वह उत्तंक की हत्या के लिए प्रयत्नशील होता है। मृगया खेलते हुए जन्मेजय द्वारा भ्रमवश ऋषि जरत्कारु की हत्या हो जाती है। वह प्रायश्चित के लिए अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन करता है। इसी समय तक्षक कन्या मणिमाला को देखकर वह उसकी ओर आकर्षित होता है। उत्तंक जन्मेजय को उत्तेजित करता है। अश्वमेध के पहले नागयज्ञ का अनुष्ठान होता है। दूसरी ओर विरोधी दल संगठित होता है। तक्षक, काश्यप, नाग सरदार वासुकी, उनकी बहन मनसा और पत्नी शर्मा, जरत्कार ऋषि की पत्नी सभी इस कुचक्र में सम्मिलित होते हैं। युद्ध होता है। तक्षक पकड़ा जाता है। काश्यप की कूटनीति के प्रभाव में आकर जन्मेजय ब्राह्मणों को निर्वासन की आज्ञा देता है और नागों की आहुति देना चाहता है। इसी समय वेदव्यास आते हैं। विरोध समाप्त होता है। जन्मेजय और मणिमाला का विवाह हो जाता है। नाटक का कथानक शिथिल है, पात्रों का बाहुल्य है, कार्य की अवस्थाएं ठीक से लक्षित नहीं हो पाती हैं। नायक को तीसरे दृश्य में सामने लाया गया है। आर्यों और नागों का संघर्ष प्रधान हो गया है। आर्यों में भी क्षत्रियों और ब्राह्मणों से के संघर्ष की झलक दिखाई गई है। नाटक में दार्शनिकता अधिक आ गई है। कामना नाटक की अगर हम बात करें तो कामना संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय की भांति अन्य औपदेशिक नाटक है। इसमें भावनाओं को नाटकीय पात्रों का रूप दिया गया है। समुद्र तट पर फूलों का एक द्वीप है। इस द्वीप में कामना, लीला, लालसा, विनोद, विवेक और संतोष निवास करते हैं। विदेश से युवक विलास आता है और लीला कामना के प्रयत्न से विनोद से ब्याह करती है। कामना विलास को चाहती है पर ब्याह नहीं करती है। लालसा के साथ विलास का विवाह होता है। सारे द्वीप में स्वर्ण मंदिरा और विलासिता का प्राधान्य हो जाता है। विवेक सबको सावधान करता है, कोई नहीं सुनता है। संतोष स्वर्ण लोलुप एवं विलासप्रिय सभ्यता पर व्यंग करता है। एक दिन भूकंप आता है, सारा नगर ध्वस्त हो जाता है। अंत में कामना संतोष का हाथ पकड़ती है। इस नाटक में प्रसाद के 3 उद्देश्य एक साथ लक्षित होते हैं। मनोविकारों का मानवीकरण, प्रकृति की गोद में सरल प्रारंभिक जीवन का विकास, सरल जीवन में कुटिल राजनीति का प्रभाव, ये सभी एक साथ दिखाए गए हैं। इस नाटक को रंगमंच की दृष्टि से नहीं देख सकते। यह प्रसाद की भावुकता, कल्पनाशीलता तथा मानवता के विकास क्रम के सूक्ष्म अध्ययन की प्रवृत्ति का परिचायक है। अगला नाटक है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त प्रसाद का सर्वोत्तम नाटक है। गुप्त साम्राज्य के सम्राट कुमारगुप्त विलासी हैं। वे अपनी छोटी रानी अनंत देवी के प्रभाव में हैं। अनंत देवी अपने पुत्र पुरुगुप्त को राज्य दिलाना चाहती हैं। बड़ी रानी देवकी असहाय है। उसका पुत्र स्कंदगुप्त योग्य है। वह अपने अधिकारों के प्रति उदासीन है। मालव राज्य पर विदेशियों का आक्रमण होता है। स्कंदगुप्त रक्षा के लिए जाता है। राजनीति में अनंत देवी कुचक्र रचती है। कुमारगुप्त का निधन होता है। मंत्री पृथ्वीसेन महादंडनायक और महाप्रतिहारी अंतर्विद्रोह नहीं चाहते, अतः आत्महत्या करते हैं। भट्टारक अनंत देवी के साथ है। बौद्ध का पालिक प्रपंच बुद्धि भी इन्हीं लोगों के साथ मिला हुआ है। अनंत देवी देवकी की हत्या कराना चाहती हैं। सरनाग को इसके लिए तैयार किया जाता है। उसकी साध्वी पत्नी रामा विरोध करती है। ठीक समय पर पहुंचकर स्कंदगुप्त देवकी की रक्षा करता है। माता के साथ स्कंदगुप्त उज्जैनी जाता है। वहां उसका राज्याभिषेक होता है। स्कंदगुप्त मालव के धन कुबेर की कन्या विजया की ओर आकर्षित होता है। मालव कुमारी देवसेना स्कंद को चाहती है। विजया को यह विश्वास है कि देवसेना के सामने स्कंद हमें स्वीकार नहीं करेगा। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप वह भट्टारक को वर्ण करती है। देवसेना को ज्ञात हो जाता है कि स्कंद वस्तुतः विजया की ओर आकर्षित है, तब वह उदासीन हो जाती है। राज्याभिषेक के उपरांत अनंत देवी मुक्त होकर पुनः हुनों से मिलकर विद्रोह करती है। भट्टारक उसका साथ देता है। ठीक समय पर युद्ध में वह कुंभा बांध काट देता है। स्कंदगुप्त सेना के साथ बह जाता है। साम्राज्य की शक्ति छिन्न भिन्न हो जाती है। स्कंदगुप्त पुनः सैन्य संगठन करता है। अब भट्टारक उसके साथ है। विजया स्कंदगुप्त का प्रेम पुनः प्राप्त करना चाहती है, पर विफल होने पर आत्महत्या कर लेती है। विजया का रत्नदेह मिल जाता है। उससे सेना संगठन में सुविधा होती है। युद्ध होता है। उन पराजित होते हैं। स्कंदगुप्त पुरुगुप्त को ही राज्य दे देता है। स्वयं आजीवन कुमार रहता है। नाटक में पाश्चात्य और भारतीय नाट्य विधियों का सुंदर समन्वय हुआ है। कथावस्तु में दोनों नाट्य विधियों के विकास तत्व देखे जा सकते हैं। प्रथम अंक में आरंभ नामक कार्यावस्था यानी भारतीय का सुंदर स्वरूप देखा जा सकता है। द्वितीय अंक में प्रयत्नावस्था स्पष्ट है। तृतीय अंक में भारतीय प्राप्त्यावस्था के स्थान पर पाश्चात्य चरमसीमा का रूप अधिक स्पष्ट है। चौथे अंक में नियताप्ति के स्थान पर पाश्चात्य निगति का स्वरूप स्पष्ट है। पांचवें अंक में फलागम होता है। भारतीय अर्थ प्रकृतियाँ और संधियाँ भी स्पष्ट लक्षित होती हैं। तो आपने अर्थ प्रकृति पढ़ा होगा नाटक में, तो यहाँ पे अर्थ प्रकृति के रूप में ही इसे
दर्शाया गया है कि स्कंदगुप्त नाटक में किस तरीके से अर्थ प्रकृति और संधियाँ हमें दिखाई देती है। जैसे अगर हम देखें तो पर्णदत्त कह रहे हैं त्रस्त प्रजा की रक्षा के लिए आपको अधिकारों का प्रयोग करना होगा। तो ये क्या है, अर्थ प्रकृति में ये बीज, जो अर्थ प्रकृति को बीज बिंदु प्रकीर्ण पताका इस तरीके से है, तो ये बीज तत्व को दिखाता है। वहीं अगर हम देखें मातृगुप्त और गोविंद गुप्त का सहसा प्रकट होना, हूनों का भागना, बंधु वर्मा का चरित्र, ये सभी क्या है, पताका के रूप में सामने आते हैं। सर्वनाग, मातृगुप्त, धातुसेन के जितने प्रसंग हैं वो प्रकरी के रूप में हैं। भट्टारक का ये कहना है कि स्कंदगुप्त के सामने घुटने टेक कर कि जैसी आज्ञा हो वैसा ही करूँगा, ये क्या है, कार्य है। तो अर्थ प्रकृतियाँ जो है वो यहाँ स्पष्ट लक्षित है स्कंदगुप्त नाटक में। संधियों की अगर हम बात करें तो पर्णदत्त जब कहता है युवराज आज यह वृद्ध हृदय से प्रसन्न हुआ है, तो ये मुख संधि के रूप में है। हुनों की पराजय जब ये दृश्य आता है तो वहाँ प्रतिमुख संधि है। अनंत देवी, भट्टारक, पुरुगुप्त, विजया आदि का गुप्त मिलन ये गर्भ संधि को दर्शाता है। स्कंदगुप्त का विचित्र अवस्था में प्रवेश विमर्श संधि को दिखाता है। भट्टारक का पश्चाताप और स्कंद से मिलन ये निर्वहन संधि को दिखाता है। आगे इस नाटक में प्रसाद की नाट्यकला विकास की चरम स्थिति पर पहुंच गई है। वस्तु विन्यास एवं चिंतन दोनों में प्रसाद की कलात्मकता दिव्य है। वस्तु विन्यास सामाजिक एवं पारिवारिक दो स्तरों पर किया गया है। दोनों के संश्लिष्ट विन्यास से सजीवता आ गई है। कुछ दोष भी हैं जो उभर आए हैं। ब्राह्मणों और बौद्धों का संघर्ष केवल युग चेतना के अभिव्यक्ति के लिए दिखाया गया है। कथा की मुख्य धारा से उसका सीधा संबंध नहीं है। प्रख्यात कीर्ति नाटक का अनिवार्य पात्र नहीं बन सका है। विरोधी चरित्रों की अवतारणा यहाँ भी है। अंतः एवं बहिर्द्वंद का सफल निर्वाह हुआ है। पात्रों की दार्शनिक प्रवृत्ति इस नाटक में उभर आई है। आलोचकों ने इसे प्रसाद का सर्वोत्तम नाटक स्वीकार किया है। डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद शर्मा भी लिखते हैं, रचना पद्धति और नाटकीय गुण के विचार से प्रसाद का सर्वोत्तम नाटक स्कंदगुप्त है। इसमें पाश्चात्य एवं भारतीय नाट्यशास्त्र के सिद्धांतों का व्यवहारिक प्रयोग बड़ा अच्छा हुआ है। वस्तु तत्व, चरित्रांकन, संवाद और देशकाल का चित्रण इसमें बड़ी सूक्ष्मता से किया गया है। स्वयं लेखक को अपनी इस रचना से बड़ा संतोष था। संपूर्ण नाटक में पाश्चात्य सिद्धांत के अनुसार सक्रियता का प्राधान्य है और भारतीय परंपरा के रस सिद्धांत का भी सुंदर समन्वय जितना इस कृति में दिखाई पड़ता है उतना और कहीं नहीं है। भले ही कुछ लोग काव्यात्मकता के आधिक्य के कारण नाक भाव सिकोड़े, परंतु भारतीय नाट्य परंपरा की विशेषताओं से अवगत सहृदय समालोचक अवश्य ही उसका यथार्थ रसास्वादन करते हैं। अगला है चंद्रगुप्त का कथानक। प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटनाओं, अलेक्जेंडर का आक्रमण, नंदवंश का नाश, सेल्यूकस का पराभव चंद्रगुप्त की प्रतिष्ठा के आधार पर निर्मित है। कार्य व्यापार के दो प्रमुख केंद्र हैं, मगध और तक्षशिला। मगध में नंद विलासी और अत्याचारी हैं। सक्टार, चाणक्य, चंद्रगुप्त उसके विरोधी हैं। शिखा खींची जाने पर चाणक्य नंदवंश के नाश की प्रतिज्ञा करता है। उधर पश्चिम में सिकंदर का आक्रमण होता है। पर्वतेश्वर सिकंदर का सामना करता है। आम्बिक सिकंदर से मिल जाता है। पर्वतेश्वर और सिकंदर में संधि हो जाती है। तक्षशिला के गुरुकुल में चंद्रगुप्त, मालव राजकुमार सिंहरण, गांधार का राजकुमार आम्बिक और राजकुमारी अलका तथा चाणक्य एक दूसरे से परिचित हो चुके हैं। चाणक्य की नीति के परिणाम स्वरूप मालव राजकुमार सिंहरण तथा शूद्रक गणराज्य मिलकर चंद्रगुप्त के नेतृत्व में लक्षेंद्र का भीषण प्रतिरोध करते हैं। वह घायल होता है और लौट जाता है। गांधार राजकुमारी अलका भाई का विरोध करके इन लोगों के साथ है। उसका सिंहरण से ब्याह होता है। अब चंद्रगुप्त का व्यक्तित्व निखर उठता है। वह मगध कुमारी कल्याणी, ग्रीक कुमारी कार्नेलिया तथा सिंधु देश की स्वर्गीय कुसुम मालविका तीनों के आकर्षण का केंद्र बनता है। चाणक्य आधे मगध का लोभ देकर पर्वतक को अपनी ओर कर लेता है। विद्रोह की तैयारी पूरी होने पर मगध नरेश की सभा में चाणक्य, सक्टार, चंद्रगुप्त पहुंचते हैं। नंद का एकमात्र सहायक मंत्री राक्षस चाणक्य की कूटनीति तथा नंद की मूर्खता के कारण नंद द्वारा पहले ही बंदी बना लिया गया है। इससे प्रजा में असंतोष है। सक्टार नंद की हत्या करता है। पर्वतेश्वर कल्याणी द्वारा मारा जाता है। साथ ही वह भी आत्महत्या कर लेती है। राक्षस दक्षिणापथ से लौटते हुए चंद्रगुप्त को मारने का कुचक्र रचता है। बेचारी मालविका, चंद्रगुप्त की प्रेमिका, इस कुचक्र से चंद्रगुप्त की रक्षा करते हुए स्वयं आत्माहुति दे देती है। सेल्यूकस भारत पर आक्रमण करता है। आम्बिक चंद्रगुप्त से मिल जाता है। सेल्यूकस हार जाता है। उसकी पुत्री कार्नेलिया और चंद्रगुप्त का ब्याह होता है। राक्षस प्रधान मंत्रित्व ग्रहण करता है। चाणक्य वन में चला जाता है। चंद्रगुप्त प्रसाद की श्रेष्ठ रचना है। कुछ आलोचक इसे ही प्रसाद का सर्वश्रेष्ठ नाटक मानते हैं। नाटक में ईस्वी पूर्व 327 से लेकर ईस्वी पूर्व 305 तक लगभग 22 वर्षों का संपूर्ण घटनाचक्र सजीव हो उठा है। प्रसाद ने अपने संपूर्ण कौशल से कथा की एक सूत्रता तथा अनुमिति की रक्षा की है। घटना बहुलता इस नाटक में भी कम नहीं है। चंद्रगुप्त के राज्यारोहण के साथ ही यदि नाटक की समाप्ति हो जाती तो सुंदर होता। नाटककार ने चंद्रगुप्त के पूर्ण उत्कर्ष के लिए सेल्यूकस विजय की घटना को अनिवार्य मान लिया है। पात्रों में अंतर्द्वंद इसमें भी दिखाया गया है। युग युग के सूखे चाणक्य को हृदय प्रदान कर प्रसाद ने अपनी सहृदयता का परिचय दिया है। शास्त्रीय दृष्टि से नाटक भारतीय आदर्शों के अधिक अनुकूल है। इसमें कार्य की अवस्थाएं, अर्थ प्रकृतियां और संधियां सभी का संयोजन किया गया है। कार्य की अवस्थाओं की अगर हम बात करें तो तक्षशिला में सभी प्रमुख पात्रों का परिचय आरंभ
अवस्था को दर्शाता है। नंद द्वारा निष्कासित होने पर चाणक्य और चंद्रगुप्त की सम्मिलित चेष्टाएं या सिंघरण आदि की अनुकूलताएं प्रयत्न के रूप में दर्शाया गया है। चंद्रगुप्त का राज सत्ता अधिकार क्या है? प्राप्त्याशा है। आंभिक की अनुकूलता क्या है? नियताप्ति है। मौर्य समाज की स्थापना जो है यह फलागम को दर्शाता है। तो कार्य की अवस्थाओं को चंद्रगुप्त नाटक के माध्यम से समझाया गया। अब अर्थ प्रकृति के रूप में अगर हम देखें तो चंद्रगुप्त में गुरुदेव का जो ये कथन है, गुरुदेव यह चंद्रगुप्त आपके चरणों की शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा करता है कि यवन यहाँ कुछ ना कर सकेंगे, तो यह बीज को दर्शाता है। ठीक है, यह पंक्ति। वही द्वितीय और तृतीय अंक की समस्त कथा क्या है? बिंदु के रूप में है। पर्वतेश्वर का जो प्रसंग है वो पताका के रूप में है। सिकंदर तथा अन्य व्यक्तियों के छोटे छोटे प्रसंग जो है वो क्या है? प्रकड़ी के रूप में है। तो छोटे छोटे प्रसंगों को अगर हम देखें कि जब भी नाटक में छोटे संवाद या छोटे प्रसंग आ रहे हैं, संवाद तो नहीं लेंगे हम, प्रसंग लेंगे, तो वो क्या है जिसको हम कहते हैं ना कि गौण कथाएं, तो वो प्रकड़ी के रूप में हमको देखने को मिलते हैं। सेल्यूकस और चंद्रगुप्त की संधि जो है वो क्या है? अंततः कार्य है। संधियों की अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त के उद्धार संकल्प से लेकर चाणक्य के पर्वतेश्वर के पास सहायता याचना के लिए आने तक ये क्या है? मुख्य संधि है। पर्वतेश्वर द्वारा चाणक्य के अपमानित होने से लेकर अलेक्जेंद्र के भारत त्याग तक ये क्या है? प्रतिमुख है। अलेक्जेंद्र प्रस्थान से लेकर चंद्रगुप्त के राज्यारोहण तक यह गर्भ है। चंद्रगुप्त पिता गए, माता गई, गुरुदेव गए, कंधा से कंधा भिड़ाकर प्राण देने वाला चिर सहचर सिंघरण गया, तो भी चंद्रगुप्त को रहना पड़ेगा। तो यह क्या है? एक विमर्श है। ये संधि के रूप में, विमर्श के रूप में यहाँ पे सामने आया है ये इस कथन में। सेल्यूकस का पराभव और संधि प्रस्ताव क्या है? निर्वहन है। रस की दृष्टि से अगर हम देखें तो वीर प्रधान तथा संयोगी श्रृंगार संयोगी रस है इसमें। नाटककार ने ऐतिहासिक दृष्टि से नाटक को पूर्ण बनाने की चेष्टा की है, फलतः घटना प्राचुर्य है, काल संकलन पर ध्यान नहीं दिया गया है, वस्तु योजना में शिथिलता आ गई है। 4 अंकों में प्रत्येक अंक का घटना चक्र अनेक स्थानों से संबंध किया गया है, अतः वस्तु विधान बिखरा सा लगता है। शास्त्रीय दृष्टि से नायक चंद्रगुप्त है। नायिका का प्रश्न अत्यंत जटिल है। शास्त्रीय परिभाषा के अनुसार कार्नेलियन नायिका है। कल्याणी की सहसा आत्महत्या कराकर कार्नेलिया को इस पद का अधिकारी बनाया गया है। पात्रों का अंतर्द्वंद उभर नहीं पाया है। राष्ट्रीयता की भावना पर नाटककार ने पर्याप्त बल दिया है। अगला तथ्य है ध्रुवस्वामी नाटक विशाख के देवी चंद्रगुप्तम के आधार पर लिखा गया है। रामगुप्त गुप्त साम्राज्य का सम्राट है। ध्रुवस्वामी उसकी साम्राज्ञी है। रामगुप्त हतवीर्य है। ध्रुवस्वामी से चंद्रगुप्त का गुप्त प्रेम है। शकराज रामगुप्त की शक्तिहीनता से परिचित है। वह संधि की शर्त में महादेवी की मांग करता है। मंत्री शिखर स्वामी संधि की शर्त प्रकट करता है। रामगुप्त सहमत हो जाता है। चंद्रगुप्त वंश मर्यादा की रक्षा के लिए इस शर्त का विरोध करता है। ध्रुवस्वामी के साथ वह स्वयं स्त्री वेश में सकराज के शिविर में जाता है और अवसर देखकर उसका वध करता है। रामगुप्त छल से चंद्रगुप्त को मारना चाहता है, किंतु एक सामंत कुमार के हाथों वह स्वयं मारा जाता है। चंद्रगुप्त सम्राट बनता है और ध्रुवस्वामी महादेवी। इस नाटक में प्रसाद जी ने नूतन प्रयोग किया है। इसमें वे समस्या नाटकों की परंपरा का सूत्रपात करते से जान पड़ते हैं। समस्या नारी की सामाजिक स्थिति से संबंध है। मुख्यतः अनविल विवाह का प्रश्न सामने रखा गया है। विधान की दृष्टि से भी नाटक में नवीन प्रयोग मिलता है। नाटक में कुल 3 अंक हैं। प्रत्येक अंक में केवल एक ही दृश्य है। नाटककार ने कार्य व्यापार पर अधिक ध्यान दिया है। स्वगत भाषण नहीं है। भाषा सरल, वाक्य छोटे छोटे हैं। हास्य की सृष्टि में भी नवीनता है। संकेत निदर्शन के स्वरूप में भी परिवर्तन लक्षित होता है। अभिनय की मुद्राओं का पूरा निर्देश किया गया है। अपनी इस अंतिम कृति में प्रसाद निश्चय ही नाट्य विधान का एक नूतन पृष्ठ खोलने जा रहे थे। अगला जो नाटक है इनका वो एक घूंट है। इसमें प्रसाद का आनंदवादी दृष्टिकोण स्पष्ट हुआ है। अरुणाचल आश्रम के एक सघन कुंज में बैठी हुई बनलता नेपथ्य का गान सुन रही है। वह सोचती है रसाल उसे भूल गया है। आनंद का भाषण होने वाला है। वह स्वच्छंद प्रेम का समर्थक है, इसी का प्रचार कर रहा है। रसाल उसके स्वागत की तैयारी में है। आनंद का व्याख्यान जैसे उजली धूप सबको हंसाती हुई आलोक फैला देती है। जैसे उल्लास की मुक्त प्रेरणा फूलों की पंखुड़ियों को गदगद कर देती है। जैसे सुरभि का शीतल झोंका सबका आलिंगन करने के लिए विवल रहता है, वैसे ही जीवन की निरंतर परिस्थिति होनी चाहिए समाप्त होता है। विदूषक और झाड़वाला अपनी पत्नियों के साथ आकर बंधन युक्त प्रेम का समर्थन करते हैं। आनंद प्रेमलता से प्रेम की एक घूंट मांगता है। छिपा हुआ रसाल प्रकट होकर बनलता के साथ एकाकार हो जाता है। आनंद प्रेमलता के हाथ से प्रेम की एक घूंट पीकर अपने स्वच्छंद प्रेम को बंधन युक्त करता है। नाटक का एक ही दृश्य में समाप्त होता है। कुछ आलोचक एक घूंट से ही आधुनिक एकांकियों का विकास मानते हैं। नाटक संवाद संग्रह सा हो गया है। वस्तुतः इस नाटक के माध्यम से प्रसाद ने प्रतीकों के सहारे अपने आनंदवादी सिद्धांत को व्यावहारिक भूमि पर खड़ा किया है। अब प्रसाद के नाटकों की सामान्य विशेषता क्या है? हमने कहानियों का तो देख लिया। अब हम देखें तो
नाटकों की विशेषता क्या है? तो पहला है ऐतिहासिकता। प्रसाद के सभी नाटक यानी कामना और एक घूंट को छोड़कर सभी नाटक क्या है? ऐतिहासिक हैं। ऐतिहासिकता उनके नाटकों की सामान्य विशेषता बन गई है। दूसरा क्या है? प्रसाद ने इतिहास के सूक्ष्माति सूक्ष्म तथ्यों का ध्यान रखा है। इसके लिए प्रामाणिक इतिहास ग्रंथों के अतिरिक्त राजमुद्राओं, स्तंभलेखों, शिलालेखों, पौराणिक एवं साहित्यिक कृतियों, ताम्रपत्रों तथा मूर्ति लेखों का उपयोग उन्होंने बराबर किया है। किंतु इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि वे देश कालबद्ध ऐतिहासिक वृत्त के अनुसंधान को लक्ष्य मानकर इस दिशा में प्रवृत्त हुए हैं। यह ध्यान देने की बात है कि प्रसाद ने पौराणिक युग से आरंभ करके हर्षवर्धन के समय तक के इतिहास को ही उपजीव्य बनाया है। भारत का इतिहास यहीं समाप्त नहीं हो जाता, किंतु प्रसाद को हर्ष के बाद के इतिहास से वह नैतिक शक्ति और ऊर्जा नहीं मिल सकती थी जिसकी उन्हें तलाश थी और जिसका उपयोग वे तत्कालीन स्वतंत्रता संग्राम को शक्ति, स्फूर्ति और प्रेरणा देने के लिए करना चाहते थे। प्रसाद ने अपने ऐतिहासिक नाटकों में ऐसे नायकों की सृष्टि की है जिनका नैतिक बल तत्कालीन साम्राज्यवादी शक्ति के कर्णधारों से कहीं ज्यादा है। चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिणापथ के स्वर्णगिरी से पंचनद तक और सौराष्ट्र से बंग तक एक महान साम्राज्य स्थापित करता है, किंतु इसलिए नहीं कि वह शक्ति मत से मत होकर दूसरे देशों को आक्रांत करे। उसका लक्ष्य पूरे आर्यावर्त को सुव्यवस्थित और सुशासित करना है। स्कंदगुप्त अधिकार सुख को मादक और सारहीन समझता है, पंडित उसे प्रेरित करते हुए कहता है, त्रस्त प्रजा की रक्षा के लिए, सतीत्व के सम्मान के लिए, देवता और ब्राह्मण और गौ की मर्यादा में विश्वास के लिए, आतंक से प्रकृति को आश्वासन देने के लिए आपको अपने अधिकारों का उपयोग करना होगा। प्रसाद ने गौतम बुद्ध, चाणक्य, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, राजश्री, धूपस्वामी आदि पात्रों का चयन यूं ही नहीं किया है। ये सभी पात्र अत्यंत प्राणवान, ऊर्जा संपन्न और नैतिक शक्ति की गरिमा से मंडित हैं। इन्हें सामने रखकर प्रसाद स्वतंत्रता की ज्योति प्रज्वलित करना चाहते हैं। वे स्वतंत्रता सेनानियों का यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जिस साम्राज्यवादी शक्ति से वे संघर्ष कर रहे हैं वह नैतिक स्तर पर उनसे तुच्छ है। अपने नाटकों के माध्यम से प्रसाद ने युग विशेष के पुरुषों के पुरुषार्थ को नहीं, युग युग के पुरुषों के पुरुषार्थ को मूर्त किया है। इसी दृष्टि से उनके ऐतिहासिक नाटकों को देखना अधिक श्रेष्ठकर होगा। इस केंद्रीय विशेषता के अतिरिक्त कुछ अन्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। कल्पना का योग अगर हम देखें तो इतिहास के इतिवृत्तों को सजीव करने के लिए प्रसाद ने कल्पना का आधार लिया है। बिखरे हुए कथा सूत्रों के संगठन, नवीन पात्रों की भावना, एक ही पात्र के दोहरे या तिहरे व्यक्तित्व का अंकन, कई पात्रों का एकीकरण, यह सब कुछ अब वे अपनी भव्य कल्पना के आधार पर प्रस्तुत करते हैं। कल्पना का यह आधार कहीं भी युग विरोध या असंगति नहीं उपस्थित करता। कथानकों की जटिलता, प्रसाद के प्रमुख नाटकों के कथानक जटिल हो गए हैं। इतिहास के संपूर्ण ज्ञात तथ्यों को समेटने में यह जटिलता अनिवार्य सी हो गई है। कथा में कहीं कहीं व्यर्थ का विस्तार हो गया है। प्रसाद ने कहीं कहीं सूच्य तथ्यों के लिए भी पृथक दृश्यों का विधान किया है। इस कारण भी कथा विस्तार हो गया है। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और अजातशत्रु में कथानक की यह जटिलता खटकती है। सांस्कृतिक वातावरण में अगर हम देखें तो इनकी जो विशेषता है एक सांस्कृतिक वातावरण की है। प्रसाद ने केवल इतिहास का ही उद्धार नहीं किया है, भारतीय संस्कृति के उदात्त अनुदात्त स्वरूप का उद्घाटन भी किया है। महाभारत युग के अंत से लेकर हर्षवर्धन के उद्भव तक का संपूर्ण सांस्कृतिक वातावरण उनके नाटकों में बिंबित होता है। आर्यों और नागों का संघर्ष, ब्राह्मणों और क्षत्रियों की प्रतिस्पर्धा, ब्राह्मणों और बौद्धों का द्वंद्व, बौद्धों की तांत्रिक परिणति और देशव्यापी कुचक्र, सम्राटों का शौर्य, विलासिता, देशभक्ति और अपराजित स्वाभिमान, सामाजिक सुधारकों एवं धर्मनेताओं के सामाजिक संगठन का प्रयत्न, जनता की धर्मभीरुता तथा वीर पूजा की प्रवृत्ति आदि भारतीय संस्कृति के उज्जवल अनुज्जवल पक्ष उनके नाटकों में साकार हो गए हैं। अगला है दार्शनिकता। दार्शनिकता प्रसाद के व्यक्तित्व का अभिन्न अंग है। उनके नाटकों में अजातशत्रु की रचना के साथ ही दार्शनिक तत्वों का समावेश लक्षित होता है। अजातशत्रु में गौतम बुद्ध की करुणा अपने स्नेहांचल फहराती है और बिंबसार भाग्यवाद में आस्था प्रकट करता है। स्कंदगुप्त स्वयं नियति की कठोरता में विश्वास करता है। चंद्रगुप्त में दांडायन का औपनिषदिक आत्मवाद तथा एक घूट में शैवागमों का आनंदवाद स्पष्ट लक्षित होता है। जन्मेजय का नागयज्ञ में व्यास सत्य को धर्म का मूल तत्व बनाते हैं। इस प्रकार प्रसाद के नाटकों में अद्वैतवाद, नियतिवाद, करुणामूलक बौद्ध दर्शन तथा शैवागमों का आनंदवाद आदि भारतीय दर्शन की प्रमुख मान्यताएं प्रकट हुई है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रसाद के नाटकों में किस किस का प्रभाव दिखाई देता है। अगली जो विशेषता है वो प्रेम की तरल धारा है। कर्तव्य की कठोरता के अंतराल में प्रेम की तरल धारा प्रसाद के नाटकों में सर्वत्र प्रवाहित हुई है। प्रसाद ने प्रशांत शुद्ध काव्य के शुद्ध प्रेम के समानांतर वास्तव में चंचल प्रेम धारा बहाकर दोनों का तुलनात्मक मूल्यांकन साथ साथ प्रस्तुत किया है। स्कंदगुप्त में विजय का वास्तव में चंचल प्रेम देवसेना के स्वाभिमान गर्भित निष्काम प्रेम को अत्यधिक उज्जवल बना देता है। अजातशत्रु में मागधी का वासना में जलता हुआ रूप गर्भ मल्लिका की एक निष्ठता के सामने तुच्छ प्रतीत होता है। चंद्रगुप्त में कार्नेलिया, कल्याणी और मालविका तीनों का प्रेम शुद्ध और सात्विक है। तीनों का आलंबन चंद्रगुप्त है, अतः समस्या विषम हो गई है। नाटककार ने कल्याणी और मालविका को नियति के कठोर चक्र में पीसकर अलग कर दिया है। प्रेम और सौंदर्य प्रसाद की जीवन धारा के दो कूल थे। उनके सभी नाटक सौंदर्य और प्रेम की स्निग्ध तरलता से सिक्त हैं।
अगला है अंतर्द्वंद और बहिर्द्वंद। पाश्चात्य नाट्य विधान में अंतर्द्वंद और बहिर्द्वंद की बड़ी महिमा है। इसके लिए नाटक के वस्तु विधान में विरोध का प्राधान्य अनिवार्य है। द्वंद्व की उपस्थिति से कार्य व्यापार सजीव और पात्र प्राणवान हो जाते हैं। प्रसाद के प्रारंभिक नाटकों को छोड़कर परवर्ती सभी नाटकों में इसकी उपस्थिति स्पष्ट है। अजातशत्रु में बिंबिसार, स्कंदगुप्त में देवसेना, विजया, भट्टारक तथा स्वयं स्कंद, चंद्रगुप्त में राक्षस और चाणक्य के व्यक्तित्वों में अंतर्द्वंद की झलक मिलती है। बहिर्द्वंद से तो प्रायः सभी नाटक भरे हुए हैं। अगला है काव्यत्व का प्राधान्य। प्रसाद का कवि कहीं भी नहीं दब सका है। उनके नाटकों में तो वह अपनी संपूर्ण विशेषता एवं शक्ति के साथ प्रकट हुआ है। काव्येश नाटकम रम्यम, काव्येशु नाटकम रम्यम की उक्ति प्रसाद के नाटकों पर पूर्णतः चरितार्थ होती है। नाटकों में स्थल स्थल पर हम काव्यात्मक गद्यखंडों के झुरमुट से गुजरते हैं। प्रकृति की भीषणता और रमणीयता, नारी का रूप, प्रेम, त्याग और ईर्ष्या, पुरुषों के वीरत्व की अपूर्व व्यंजना, इन सब ने मिलकर प्रसाद के नाटकों में काव्य की अनिवार्य एवं अनुकूल सामग्री उपस्थित की है। इसलिए नाटक दर्शनीय ही नहीं पठनीय भी हो गए। देश प्रेम अगर हम देखें तो प्रसाद के नाटक उनके देश प्रेम के अमर प्रतीक हैं। प्रसाद के हृदय में देश के प्रति प्रगाढ़ प्रेम था। इसी प्रेम ने उन्हें संस्कृति, धर्म और दर्शन के अध्ययन की ओर प्रेरित किया था। देश प्रेम की प्रधानता के कारण ही इतिहास के उज्ज्वल रत्नों को प्रसाद ने नाटकों में संजोया है। प्रसाद, व्यास, गौतम, चाणक्य, दांडायन, स्कंद, चंद्रगुप्त आदि का देश प्रेम प्रसाद के ही देश प्रेम का आधार लेकर खड़ा हुआ है। प्रसाद का यह देश प्रेम ना तो जातीयता को तिरस्कृत करता है और ना विश्व प्रेम का विरोध ही उपस्थित करता है। वह बड़ी ही उदात्त भावना के आधार पर मूर्त हुआ है। अगला है समन्वयात्मक दृष्टिकोण। प्रसाद ने ना तो प्राचीन भारतीय नाट्य शास्त्र से अपने को अलग किया है और ना पाश्चात्य नाट्य विधियों का अंधानुसरण। दोनों का उचित सामंजस्य उनकी नाट्यकला की प्रमुख विशेषता है। अगला है पूर्वरंग, प्रस्तावना, नांदीपाठ, भारतवाक्य आदि का त्याग। प्रारंभिक नाटक इसके अपवाद हैं। अंतर्द्वंद और बहिर्द्वंद का प्राधान्य, चमत्कारपूर्ण प्रसंगों की अवतारणा, वस्तु विन्यास का प्राधान्य, स्थिति परिवर्तन उपस्थित करने के लिए करुणा और भय का सम्मिलित चित्रण, अजातशत्रु में पद्मावती को मारने के लिए उद्यन का उद्यत होना, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त में देवसेना का प्रपंच बुद्धि के जाल में फंसना इत्यादि। इन सब का उचित ग्रहण पाश्चात्य शैली के आधार पर किया गया है। अगला है अजातशत्रु में तो कार्य व्यापार का विकास भी पाश्चात्य नियमों के ही आधार पर हुआ है। साथ ही नाटकों में रस की प्रधानता, कार्य की अवस्था, अर्थ, प्रकृति तथा संधियों की उपस्थिति स्कंदगुप्त तथा चंद्रगुप्त में तीनों स्पष्ट लक्षित होती है। नायकों का उदात्त व्यक्तित्व, प्रख्यात कथानक, आधिकारिक और प्रासंगिक कथानकों का उचित संबंध, अंत में पूरी कथाधारा की आदर्शवादी परिणति, यह सब भारतीय आदर्शों के आधार पर हुआ है। इस प्रकार प्रसाद ने अपने नाटकों में पाश्चात्य और भारतीय नाट्य विधियों का सुंदर समन्वय उपस्थित किया है। आधुनिकता की झलक अगर हम देखें तो प्रसाद के नाटकों में आधुनिक समाज की झांकी भी मिल जाती है। अजातशत्रु में बिंबिसार का अजातशत्रु की अयोग्यता की आड़ में राजसत्ता न सौंपने का बहाना आधुनिक साम्राज्यवादी मनोवृत्ति का सूचक है। भारत को स्वतंत्रता न देने की नीति को ब्रिटिश कूटनीतिज्ञ भी अयोग्यता की आड़ में छिपाते रहे हैं। स्कंदगुप्त में देशभक्ति के क्षेत्र में स्त्रियों का पूर्ण सहयोग आधुनिक नारी जागरण का परिचायक है। साथ ही देवसेना द्वारा गाना गा कर भीख मांगते समय युवकों की मनोवृत्ति का चित्रण आज के युवकों को सामने ला देता है। इसी प्रकार चंद्रगुप्त में सिंहरण और अलका की राष्ट्रीय भावना में वर्तमान राष्ट्रीय आंदोलन सजीव हो उठा है। ध्रुव स्वामी ने तो नारी के अनमेल ब्याह की स्पष्ट समस्या उठाई गई है। अभिनेता तत्व देखें अगर हम तो प्रसाद के नाटकों के अभिनेता का प्रश्न पुराना पड़ चुका है। सामान्यतः नाटकों का बड़ा होना, भाषा की अति साहित्यिकता, संवादों की दीर्घता, स्वगत कथनों का आधिक्य, गीतों का बाहुल्य, दृश्य विधान में कठिनाई, आकस्मिक अस्वाभाविक घटनाओं की उपस्थिति, पात्रों की बहुलता आदि तत्व इन नाटकों के अभिनेता में बाधक माने गए हैं। जहाँ तक नाटकों के बड़े होने का प्रश्न है, यह सभी नाटकों पर चरितार्थ नहीं होता है। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त को ही इस दृष्टि से अनुपयुक्त कहा जा सकता है। शेष नाटक छोटे हैं, गीतों को निकाला जा सकता है, भाषा शिष्ट जनों के लिए अत्यधिक दुरूह नहीं है। यदि अभिनय सजीव हो तो भाषा की क्लिष्टता दर्शकों के लिए अधिक कठिनाई उपस्थित नहीं कर सकती। वस्तुतः सबसे बड़ी कठिनाई दृश्यों की उपस्थिति संबंधी है। प्रसाद के नाटकों में दृश्यों की योजना मंच की दृष्टि से नहीं की गई है। उदाहरण के लिए स्कंदगुप्त नाटक के चौथे अंक के दृश्य विधान पर विचार कीजिए। दृश्य योजना में क्रमशः प्रकोष्ठ, शिविर, न्यायाधिकरण, चतुष्पथ, पथ, कुटी आदि का विधान है। प्रकोष्ठ के दृश्य के उपरांत तुरंत ही शिविर का दृश्य तभी दिखाया जा सकता है जब उसकी आवश्यक योजना पहले से हो। मंच पर इतना स्थान नहीं होता कि बाहर प्रकोष्ठ का दृश्य चलता रहे और भीतर शिविर का दृश्य भी प्रस्तुत रखा जाए। यह कठिनाई शिविर को न्यायाधिकरण के रूप में बदलने में और भी बढ़ जाती है। ध्रुव स्वामी को छोड़कर शेष सभी नाटकों में इस प्रकार की थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ हैं। पात्रों की वेशभूषा के संबंध में उचित निर्देश न होने से भी संचालक को पर्याप्त कठिनाई का अनुभव करना पड़ता है।
इन सभी कठिनाइयों के बावजूद थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ साथ प्रसाद के नाटक खेले जा सकते हैं। आवश्यकता परिष्कृत रुचि के साहित्यिक अभिनेताओं तथा आदर्श रंगमंच की है। पाश्चात्य प्रभाव की अगर हम बात करें तो प्रसाद के नाटकों पर पाश्चात्य नाट्यकला के प्रभाव की बहुत पहले ही स्वीकार कर ली गई थी। विद्वानों ने ऐसा अनुभव किया था कि प्रसाद ने बांग्ला के प्रसिद्ध नाटककार द्विजेंद्र लाल राय की कृतियों से प्रेरणा ली थी। राय महोदय अंग्रेजी के प्रसिद्ध नाटककार शेक्सपियर से प्रभावित थे। इस प्रकार प्रसाद परोक्षतः शेक्सपियर की स्वच्छंदतावादी शैली से प्रभावित है। इधर हिंदी नाटकों पर पाश्चात्य प्रभाव का विश्लेषण कई शोध ग्रंथों में किया गया है। शोधकर्ताओं ने प्रसाद को पश्चिम के कई नाटककारों से प्रत्यक्षतः प्रभावित घोषित किया है। प्रसाद के नाटकों पर पाश्चात्य प्रभाव दिखाने वाले आलोचकों और शोधकों में डॉक्टर श्रीपति शर्मा ने सामान्य प्रभाव की चर्चा करते हुए प्रसाद के स्वतंत्रवादी दृष्टिकोण, उनके नियतिवाद, उनके नाटकों में नारी पात्रों की सक्रियता, पात्रों के अंतर्द्वंद आदि के शेक्सपियर के प्रभाव स्वरूप में स्वीकार किया है। उन्होंने प्रसाद के अजातशत्रु पर शेक्सपियर के किंग लियर और रिचर्ड द्वितीय का प्रभाव स्वीकार किया है। ठीक है, तो अजातशत्रु पर किसका प्रभाव है? शेक्सपियर के किंग लियर और रिचर्ड द्वितीय का प्रभाव स्वीकार किया है, किंतु यह नहीं बताया है कि यह प्रभाव कथानक संगठन या पात्रों के चरित्रांकन पर कितना और किस रूप में पड़ा है। दूसरे अन्वेषक कौन है? डॉक्टर विश्वनाथ मिश्र। ठीक है, यहाँ अगर हम पहले अन्वेषक के रूप में देखें तो डॉक्टर श्रीपति शर्मा ने यहाँ बताया है कि प्रसाद के नाटकों पर शेक्सपियर का प्रभाव दिखाई देता है। दूसरे अन्वेषक जो डॉक्टर विश्वनाथ मिश्र हैं, इन्होंने पाश्चात्य का अध्ययन अधिक इत्मीनान से किया है। आपने अजातशत्रु पर किंग लियर का, कामना पर टॉल्स्टॉय के दी फर्स्ट डिस्टिलियर और शॉ के बैंक टू मैथ्यू सेलह का प्रभाव बताया है। ठीक है, स्कंदगुप्त पर हेमलेट का और चंद्रगुप्त पर हेनरी दी फिफ्थ का और ध्रुव स्वामी पर इब्सन के समस्या नाटकों का प्रभाव दिखाया। किसने? डॉक्टर विश्वनाथ मिश्र ने। तो आप विद्वानों का भी नाम याद रखेंगे और कौन से नाटक पर किसका प्रभाव है यह भी आप याद रखेंगे। सबसे अधिक प्रभाव अजातशत्रु पर किंग लियर का दिखाया गया है। अजातशत्रु में जिस प्रकार अजातशत्रु बिंबिसार के प्रति अकृतज्ञ और वृद्धक प्रसेनजीत के प्रति विद्रोही है, उसी प्रकार किंग लियर में किंग लियर की दो पुत्रियां गानेरिल और रेगन किंग लियर के प्रति अकृतज्ञ हैं और ग्लास्टर के प्रति उसका पुत्र एडमंड विद्रोही है। जिस प्रकार वृद्धक की माता शक्तिमती नीच कुल की हैं और वृद्धक को उकसाती हैं, उसी प्रकार एडमंड की माता भी दासी पुत्री हैं और वह एडमंड को उकसाती है। किंग लियर में जिस प्रकार गानेरियल और एडमंड का प्रणय दिखाया गया है, वैसे ही अजातशत्रु में अजातशत्रु के साथ बाजीरा का प्रेम दिखाया गया है। इन समानताओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अजातशत्रु की रचना शेक्सपियर के किंग लियर के प्रभाव स्वरूप की गई है, किंतु यही प्रश्न का एक दूसरा पक्ष भी विचारणीय है। अजातशत्रु में कथा का आधार इतिहास है। अजातशत्रु द्वारा बिंबिसार का अपदस्थ किया जाना एक ऐतिहासिक तथ्य है। कौशल के प्रसेनजीत की बहन से बिंबिसार का विवाह और दहेज में काशी की प्राप्ति भी एक ऐतिहासिक तथ्य है। प्रसाद जी ने किंग लियर की अपेक्षा इतिहास के तथ्यों पर अधिक ध्यान दिया है। अजातशत्रु की भूमिका में उन्होंने ऐतिहासिक तथ्यों की गहरी छानबीन की है। इसके अतिरिक्त किंग लियर और अजातशत्रु के कथानकों में पर्याप्त भेद भी हैं। किंग लियर की 3 पुत्रियां हैं। वह स्वयं उनमें अपना राज्य बांट देना चाहता है। वह अपनी पुत्रियों को समान हिस्सा ना देकर उसको जितना प्रेम करती है उसे उसी अनुपात में हिस्सा देना चाहता है। इसलिए गानेरियल और रेगन उसके प्रति अत्यधिक प्रेम प्रदर्शित करती है। तीसरी पुत्री कार्डेलिया अपनी बहनों की तरह झूठे प्रेम को प्रदर्शन नहीं करती। इस पर किंग लियर असंतुष्ट होकर उसका हिस्सा भी गानेरियल और रेगन को दे देता है। यह तय होता है कि रियल और उसके 100 सामंतों को बारी बारी से दोनों बहनों के द्वारा यथोचित धन व्यय करने के लिए मिलता रहेगा। इसके बाद दोनों पुत्रियां पिता के प्रति निर्दय हो जाती है। अजातशत्रु में बिंबिसार का साम्राज्य लोभ स्पष्ट दिखाया गया है। वह यह कहकर अजातशत्रु को टालता रहता है कि अभी उसमें साम्राज्य संचालन की योग्यता नहीं है। गौतम के समझाने पर वह राज्य से अलग हो जाता है। ऐसी स्थिति में हम यही कह सकते हैं कि प्रसाद ने अजातशत्रु की रचना करते समय इतिहास के तथ्यों पर अधिक ध्यान दिया है। किंग लियर से प्रेरणा ग्रहण करने की बात मान्य हो सकती है। अगला है प्रसाद के नियतिवाद को भी पाश्चात्य प्रभाव के रूप में लिया गया है। प्रसाद का नियतिवाद भारतीय अधिक है। इसी प्रकार उनका स्वच्छंदतावादी दृष्टिकोण शैवागम के आनंदवाद से प्रेरित या प्रभावित है। प्रसाद में पाश्चात्य नाट्य विधान और पाश्चात्य नाटककारों के कथानकों और चरित्रों का प्रभाव संश्लिष्ट रूप में है। वे प्रभावित नहीं है, प्रेरित हैं। वे भारतीय राष्ट्र दृष्टि और आदर्शवाद को अधिक महत्व देते हैं। वस्तुतः डॉक्टर विश्वनाथ मिश्र ने पाश्चात्य नाटकों की कृतियों का इतना अधिक अनुशीलन किया है कि वे उनके मन पर छाई रहती हैं और यत्किंचित समता दिखाई देने पर भी वे उसे पाश्चात्य प्रभाव मान लेते हैं, चाहे वह समता स्वतंत्र उद्भावना का सहज परिणाम ही क्यों ना हो।
प्रसाद पर पाश्चात्य प्रभाव को अस्वीकार नहीं किया जा सकता, किंतु जिन जिन नाटककारों का प्रभाव जिस रूप में उन पर दिखाया गया है, हमें पूरा संदेह है कि प्रसाद ने उन नाटककारों की कृतियों का अध्ययन किया था। गद्य काव्यकार प्रसाद। अब हम कवि के रूप में प्रसाद को जानेंगे, और देखा जाए तो ये चंपू काव्यकार के रूप में हम इनको जानेंगे। तो अगर देखें तो सबसे पहला जो तथ्य है, प्रसाद की गद्य काव्य के रूप में कोई स्वतंत्र कृति उपलब्ध नहीं है, किंतु यह निश्चित है कि साहित्यिक जीवन के प्रारंभिक दिनों में उन्होंने कुछ गद्य गीत लिखे थे। इन गद्य गीतों का इतिहास राय कृष्णदास जी ने इस प्रकार लिखा है। तो राय कृष्णदास जी ने इसका इतिहास लिखा है। यहाँ देखें तो इन्हीं दिनों यानी 1918 के आसपास जयशंकर जी ने पहल साधना को देखा। उन्होंने भी उसे बहुत पसंद किया। केवल जवानी ही नहीं, एक दिन आए सुदामा की तरह कुछ छिपाए हुए उसे बहुत छीना झपटी और हाँ नहीं के बाद बड़े हाव भाव से उन्होंने दिखाया। वह एक साफ़ सुथरी छोटी सी कॉपी थी जिसमें 20 के लगभग गद्य गीत उनके लिखे हुए थे। मैंने कईयों को झांका, सुंदर थे, एक में का संध्या वर्णन अभी तक नहीं भूला। मैंने छूटते ही कहा, क्यों गुरु, मुझी पर हाथ फेरना। वे मेरी संकीर्णता पहचान गए। कई दिन बाद कोई मुनासिब बात कहकर उसे उठा ले गए और उन्हें भावों में से कतिपय को छंदोबद्ध कर डाला। उनके झरना के प्रथम संस्करण का अधिकांश उन्हीं कविताओं का संकलन है। तो अगर हम देखें तो साधना एक पुस्तक थी, उसमें उन्होंने कई गद्य गीत लिखे थे, और उन गद्य गीतों को जब राय कृष्णदास जी ने देखा तो उसकी जो प्रतिक्रिया उन्होंने प्रसाद को दी है, तो उसके बाद उन्होंने कोशिश की कि उस में से कुछ अंश जो है वो अपने अन्य रचनाओं में इस्तेमाल करें। तो अगर हम देखें तो झरना में वो बता रहे हैं राय कृष्णदास जी की झरना में उन्होंने कुछ कविताएं जो हैं उसी से उद्धृत की थी। प्रसाद ने अपनी कहानियों में भी गद्य गीत लिखे हैं। विभिन्न पात्रों के मुख से पद्यकल्प उद्गार गद्य में ही उपस्थित किए गए हैं। पत्थर की पुकार, बुलबुल का गीत, जीवन के प्रति, बंजारी का गीत, मेरा अस्तित्व, पथिक का गीत, विरह का गीत, हंसी, इसी प्रकार के गद्य गीत हैं। नाटकों में स्वगत या संवाद रूप में आने वाले गद्य खंडों से तो हम भली भांति परिचित हैं। ये श्रेष्ठ गद्य गीतों के उदाहरण स्वरूप उपस्थित किए जा सकते हैं। चंपू की अगर हम बात करें तो प्रसाद ने कुल 3 चंपू लिखे हैं। उर्वशी चंपू, बबलू वाहन, चित्रांगदा चंपू 1907, उर्वशी 1918। प्रथम चंपू अब उपलब्ध नहीं है। हिंदी साहित्य में ये चंपू अपनी विशिष्ट स्थिति के कारण बहुमूल्य है। अगला है उर्वशी में कालिदास के प्रसिद्ध विक्रमोर्वशी त्रोटक की छाया है। बब्रुवाहन की कथा महाभारत से ली गई है। इसमें अर्जुन के पुत्र बब्रुवाहन का शौर्य प्रकट हुआ है। भाषा और शैली की अगर हम बात करें तो प्रसाद की जो भाषा है उसमें उनकी चेतना का पूर्ण प्रतिबिंब देखा जा सकता है। जब वे विचार एवं चिंतन की गहराइयों में बैठकर साहित्य, कला तथा दार्शनिक विषयों को अभिव्यक्ति देते हैं, तब भाषा का स्वरूप यौक्तिक, संयमित, गंभीर एवं संस्कृतनिष्ठ हो जाता है। जब ऐतिहासिक तथ्यों को अतीत के अंधकार से निकालकर प्रकाश में ले आते हैं तो भाषा में तीव्रतात्मकता, तार्किकता, सूत्र शैली तथा विश्वासजनित दृढ़ता झलकती है। इसी प्रकार जब वे उपन्यासों और कहानियों में वर्तमान युग की यथार्थता को स्पर्श करते हैं तो उनकी भाषा में जीवन की वस्तुस्थिति सिमट आती हैं। वाक्य छोटे छोटे हो जाते हैं, अलंकरण की प्रवृत्ति दब जाती है, सरलता और ऋजुता वाक्य विन्यास की विशेषता बन जाती है। व्यक्तित्व विधान या दृश्यांकन के समय प्रसाद वर्णमय चित्र खींच देते हैं। अतीत के खंडरों में विचरण करते समय उनकी भाषा कल्पना की विभूति से भर जाती है। काव्यात्मक एवं भाव प्रधान स्थलों पर तो भाषा की स्निग्धता, प्रवाह, भाव प्रवणता, शब्द चयन, कोमलकांत पदावली देखते ही बनती है। प्रसाद की कला कोमल एवं भयानक, प्रत्यक्ष एवं रहस्यमय सभी प्रकार की कृतियों को पूर्णतः मूर्त कर देती है। नाटकों में पात्रों के अनुकूल भाषा वैविध्य प्रदर्शन को आप उचित नहीं मानते। प्रारंभ के 2-1 नाटकों में पत्रानुकूल भाषा परिवर्तन अवश्य देखा जा सकता है। संक्षेप में प्रसाद की भाषा शैली के 5 प्रमुख स्वरूप देखे जा सकते हैं: विचारात्मक, अनुसंधानात्मक, इतिवृत्तात्मक, चित्रात्मक और भावात्मक। तो ये 5 शैली हम प्रसाद के रूप में देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम भावात्मक की बात करें तो भावात्मक प्रसाद की प्रधान शैली है। नाटकों, उपन्यासों, कहानियों, गद्य गीतों सभी में इसका समान प्रसार लक्षित होता है। इसका एक सुंदर उदाहरण अगर हम देखें तो अजातशत्रु के प्रथम अंक में यह देखा जा सकता है। तो ये जो कथन है ये कहाँ से लिया गया है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अजातशत्रु का है। तो कथन है, हृदय नीरव अभिलाषाओं का नीड हो रहा है,
जीवन के प्रभात का वह मनोहर स्वप्न विश्व भर की मदिरा बनकर मेरे उन्माद की सहकारिणी कोमल कल्पनाओं का भंडार हो गया है। मल्लिका, तुम्हें मैंने अपने यौवन के पहले ग्रीष्म की अर्धरात्रि में आलोकपूर्ण नक्षत्र लोक से कोमल हीरक कुसुम के रूप में आते देखा। विश्व के असंख्य कोमल कंठों की रसीली ताने पुकार बनकर तुम्हारा अभिनंदन करने, तुम्हें संभाल कर उतारने के लिए नक्षत्र लोक को गई थी। इतिवृत्तात्मक शैली की अगर हम बात करें तो इसका प्रयोग कथा साहित्य में हुआ है। इसी वित्त का एक उदाहरण देखिए। आगंतुक ने कहा, मंगली दुर्ग के अधिपति देवपाल का मैं भृत्य हूँ। चंगेज खान ने समस्त गांधार प्रदेश जलाकर लूटपाट कर उजाड़ दिया है और कल ही इस उद्यान को मंगली दुर्ग पर भी उन लोगों का अधिकार हो गया है। देवपाल बंदी हुए, उनकी पत्नी तारा देवी ने आत्महत्या की है। बालक उनका पुत्र है, बालिका मेरी पुत्री है, इसकी माता नहीं है। लज्जा ने दोनों को शरण दी। तो स्वर्ग का खंडर जो इनकी कहानी है उसमें यह उद्धृत है ये पंक्ति। अगला है, प्रसाद ने चित्रात्मक शैली में रेखा चित्र, भावदंड चित्र तथा बाह्य प्रकृति चित्र सभी को प्रस्तुत किया है। एक रेखा चित्र देखिए। तितली अब वह चंचल लड़की नहीं रही जो पहले मधुबन के साथ खेलने आया करती थी। उसकी काली रजनी से उनिंदी आंखें जैसे सदैव कोई गंभीर स्वप्न देखती रहती हैं। लंबा छरहरा बदन, गोरी पतली उंगलियां, सहज उन्नत ललाट, कुछ खिंची हुई भौहें और छोटा सा पतले पतले होंठों वाला मुख साधारण कृषक बालिका से कुछ अलग अपनी सत्ता बता रहे थे। कानों के ऊपर से घूंघट था जिससे लटें निकली पड़ी थी। उसकी चौड़े किनारे की धोती का चंपई रंग उसके शरीर में घुला जा रहा था। वह संध्या के निरब्ध गगन में विकसित होने वाली अपने ही मधुर आलोक से संतुष्ट एक छोटी सी तारिका थी। तितली वर्णमय चित्र का इससे सुंदर उदाहरण और क्या हो सकता है। अगला है, अनुसंधानात्मक शैली गवेषणापूर्ण निबंधों में देखी जा सकती है। नाटकों का आरंभ निबंध से एक उदाहरण अप्रासंगिक ना होगा। तो ये जो नाटकों का आरंभ है, यह निबंध भी किनका है? प्रसाद जी का है। भरत ने नाट्य के साथ नृत्य का समावेश कैसे हुआ है इसका भी उल्लेख किया है। कदाचित पहले अभिनयों में जैसे कि सोमयाग प्रसंग पर होता था, नृत्य की उपयोगिता नहीं थी, किंतु वैदिक काल के बाद जब आगमवादियों ने रस सिद्धांत वाले नाटक को अपने व्यवहार में प्रयुक्त किया तो परमेश्वर के तांडव के अनुकरण में उसकी संवर्धना के लिए नृत्य में उल्लास और प्रमोद की पराकाष्ठा देखकर नाटकों में इसकी योजना की। भरत ने भी कहा, प्रायेण सर्वलोकस्य नृत्यमिष्टम स्वभावतः। तो यह जो पंक्ति है यह किससे ली गई है? यह नाटकों का आरंभ शीर्षक निबंध से ली गई है। ठीक है। अनुसंधात्मक शैली के अंतर्गत अध्ययन से स्पष्ट तथ्यों से उपलब्ध तथ्यों और निर्णयों को प्रसाद जी ने प्रमाण, अनुमान, तर्क, युक्ति, उद्धरण आदि से पुष्ट करके प्रस्तुत किया है। प्रसाद जी एक मननशील विचारक भी थे। उनके विचार दीर्घकालीन मनन चिंतन के परिणाम है। नाटकों में रस का प्रयोग, ये भी इनका निबंध है। शीर्षक निबंध में प्रसाद जी ने आचार्य शुक्ल के निम्न कोटि की रसानुभूति के सिद्धांत का खंडन करते हुए, अच्छा हम देख रहे हैं कि जगह जगह प्रसाद जी ने शुक्ल जी की मान्यताओं का खंडन भी किया है। तो यहाँ पे शुक्ल जी ने निम्न कोटि की रसानुभूति के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था और प्रसाद जी उसका खंडन करते हुए दिखाई देते हैं। वो लिखते हैं कि इधर एक निम्न कोटि की रसानुभूति की कल्पना भी हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि जब किसी अत्याचारी के अत्याचार को हम रंगमंच पर देखते हैं तो हम उस नट से अपना साधारणीकरण नहीं कर पाते हैं, फलतः उसके प्रति रोष भाव ही जागृत होता है। यह तो स्पष्ट विषमता है। किंतु रस में फलयोग अर्थात अंतिम संधि मुख्य है। इन बीच के व्यापारों में जो संचारित भावों के प्रतीक हैं, रस को खोज कर उसे छिन्न भिन्न कर देना है। उपर्युक्त उदाहरण में प्रसाद जी की विचारात्मक शैली का आदर्श प्रस्तुत हुआ है। स्पष्ट है कि प्रसाद की भाषा शैली उनके व्यक्तित्व की व्यंजना करने में पूर्ण समर्थ है। प्रसाद के भावोच्छ्वयस चिंतन, अध्ययन, अनुसंधान, कथा कल्पना, अंतर्मंथन सभी को मूर्त करने में वह सर्वथा सक्षम है। अब हम मूल्यांकन के रूप में इनको देख लेते हैं। गद्यकार प्रसाद का समुचित मूल्यांकन किसी एक पक्षीय दृष्टिकोण से करना अनुचित होगा। भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन और के गूढ़ तत्वों की मानविक व्याख्या सुदूर अतीत से चली आती हुई मानवीय चेतना की अतलवर्ती एक सूत्रता को लक्षित करके उसका आधुनिक युग के संदर्भ में विश्लेषण, मानव चरित्र के विविध गुप्त एवं जटिल पक्षों का उद्घाटन, आधुनिक भारतीय समाज के खोखलेपन का निदर्शन, प्रेम के उदात्त स्वरूप की प्रतिष्ठा, सौंदर्य की मोहक व्यंजना, इतिहास के अवशेषों में से मार्मिक एवं प्रेरक प्रसंगों का चयन, राष्ट्रीय गौरव की प्रतिष्ठा, नारी के व्यक्तित्व में ममता, श्रद्धा, त्याग, शक्ति और शौर्य तथा छल, घृणा, प्रपंच, ईर्ष्या, विलास की विरोधी धाराओं का कभी अलग अलग और कभी एक साथ गुम्फन, प्रकृति और मानव के संघर्ष और सहयोग का धूप छाई अंकन, नियति के विधान और मानवीय प्रयत्न दोनों के संयोग से मानव के उत्थान पतन का चित्रण, भौतिक उपादानों को आध्यात्मिक महिमा से मंडित करने की अद्भुत कला, अमूर्त भावनाओं और मनोवृत्तियों को मूर्तिमत्ता प्रदान करने की क्षमता, प्रत्यक्ष और गोचर के परे रहस्यमयी सौंदर्य सत्ता का निरूपण आदि अनेक विशेषताओं के लिए प्रसाद चिर अमर रहेंगे।
भले ही उनके नाटक अभिनय ना हो, भले ही उन्होंने यथार्थ को महत्व ना दिया हो, भले ही उनका दृष्टिकोण रोमानी हो, भले ही उनका साहित्य दार्शनिक समाधान प्रस्तुत करने वाला हो, इससे उनकी अमरता पर कोई आंच नहीं आ सकती। निसंदेह प्रसाद अपने युग के महान चिंतक, प्रयोक्ता और सर्वश्रेष्ठ सृजनात्मक प्रतिभा हैं। तो यहाँ तक था प्रसाद का मूल्यांकन। और इसके बाद अगर हम देखें तो प्रसाद के बाद हैं वृंदावन लाल वर्मा। तो ये सेक्शन जो है वो थोड़ा लंबा है, क्योंकि मूल्यांकन में अगर हम देखें तो उनके संपूर्ण व्यक्तित्व को शामिल करते हुए उनके विभिन्न रूपों को भी दिखाया गया है कि अगर वो नाटककार हैं तो उनकी नाटकों में कैसी विशेषताएं हैं, या उपन्यासकार हैं तो उपन्यासों में किस तरीके से विशेषताएं। तो इस रूप में अगर हम देखें तो ये सेक्शन थोड़ा लंबा इस वजह से हो जाता है। ठीक है, तो वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं, और कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। अगर कहीं कोई आपको दिक्कत या समस्या आती, कोई सजेशन हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में उसको डाल सकते हैं। बाकी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।